heard that I'm going to give one question to you, then after we will discuss that homework जो आपको उस दिन दिया था, फिर मैं थ्योरी का आगे वाला पोर्शन कवर करूंगा। तो एक क्वेश्चन आपको दे रहा हूं, इसको करिए। First solve that. सब लोग सॉल्व करिए, पहले अपना आंसर लिखिए सॉल्व करके, that this is my answer. ओके, अब बताइए कितने लोग ये राइट है? गुड। और किसी के भी रॉन्ग हुआ है तो भी ईमानदारी से बताइए कि सब मेरा रॉन्ग हो गया। आपके रॉन्ग हुआ? अच्छा, क्यों रॉन्ग हुआ? सबसे पहली बात तो है कि आप मेरे को अपना 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए आप मेरे को जस्ट आपका बड़ा भाई या फिर फ्रेंड मान लो, बिना ईगो के बात किया करो। ईगो मीन्स हेजिटेशन भी ईगो का ही पार्ट है। आप बोलो क्यों गलत हुआ? डबल बॉन्ड बना नहीं पाए, याद नहीं रहा, क्लिक नहीं हुआ आपको, तो इसका मतलब आप प्रोसीजर फॉलो नहीं कर रहे हो। प्रोसीजर क्या था? सबसे पहले हमें एक एक बॉन्ड से कनेक्ट करना है, वो हो गया। उसके बाद देखना है कि सेंट्रल एटम और पेरिफेरल एटम, खास करके पेरिफेरल एटम को जरूरत है क्या अपने को 8 बनाने की। तो आपको देखिएगा एक ऑक्सीजन को जरूरत है, अभी तो 7 ही हुए हैं उसके, तो फिर सेंट्रल एटम के पास लोन पे सिंगल इलेक्ट्रॉन भी फ्री पड़ा है, तो उसको यूज करके डबल बॉन्ड कर लेंगे, मल्टीपल बॉन्ड कर लेंगे। ये स्टेप थोड़ा सा आप स्ट्रेस करिए, रिकॉल करिए। ओके, और किसका गलत हुआ है? बाकी सबके सही है एक्सेप्ट वन स्टूडेंट। अच्छा, ईमानदारी से बताओ। गुड। अब मैं आपके होमवर्क का डिस्कशन करता हूं, तो मुझे एक वो पेपर दीजिए जो आपको दिया था, और इसमें जो भी केस आपको नहीं आता है वो थोड़ा मेरे से है। हाँ, आपके पास आपको डाउट पता नहीं कौन से है, ऐसा? यू वांट टू हैव दिस पेपर, रख लीजिए, कोई और जाना दे दीजिए। राइट। फर्स्ट इसमें हाइड्राइड्स दे रखे थे। इस शीट के 2-3 पर्पस हैं। एक तो ये पर्पस है कि आपको बहुत सारे जो कॉमन फॉर्मूले यूज होते हैं उनसे इंट्रोड्यूस कराया जाए। तो हाइड्राइड्स बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है कि हाइड्राइड्स क्या चीज है, तो इसमें लिख रखा, आप देखिए ध्यान से। और ये जो हाइड्राइड्स दे रखे हैं मोस्टली दे आर फ्रॉम द सेकेंड रो एलिमेंट। तो अब बताइए इसमें कोई डाउट है आप नहीं बना पाए हो? नहीं, हाइड्राइड्स में हाइड्राइड्स BH2, BH3, CH4, NH3, H2O, BH4 माइनस, NH4 प्लस, H3O प्लस, उसमें से 2 तो हाइड्राइड नहीं है एग्जैक्टली,
पर हम उसको एज ए हाइड्राइड ट्रीट कर, बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन ट्रीट कर रहे हैं। हो गए सारे सॉल्व? ओके चलिए, पहला तो बहुत अच्छा हो गया। फिर हैलाइड्स में कौन सा आप सॉल्व नहीं कर पाए? फर्स्ट BeF2 नहीं हुआ सॉल्व। फर्स्ट स्टेप, आप आपके माइंड को भी देखिए साथ में कि आपने क्या ऐसा किया जो मैं बोल रहा हूं। आपको पीरियडिक टेबल रिकॉल होना चाहिए और उसमें देखना चाहिए कि बेरिलियम की पोजीशन कहां पर है। बेरिलियम इस जगह आता है, ये मैग्नीशियम के ऊपर। दिस पोजीशन इज फॉर बेरिलियम। ठीक है, तो बेरिलियम फ्लोराइड BeF2 लाने के लिए आपको बेरिलियम की सबसे पहले ग्रुप नंबर के इक्वल डॉट्स लगाना चाहिए। तो बेरिलियम के डॉट्स कितने? 2। एक आपने यहां लगा दिया, एक यहां लगा दिया। उसके बाद जो उसमें पेरिफेरल एटम्स हैं उसको ग्रुप नंबर के साथ देखिए। पेरिफेरल एटम कौन है? फ्लोरीन, FCl, Br, I और तो आप इसकी बात कर रहे हैं, फ्लोरीन। सो आपको यहां फ्लोरीन लाना चाहिए, फ्लोरीन, एंड दीज आर दी इलेक्ट्रॉन्स। इसके बाद क्या करना चाहिए? सिंगल बॉन्ड आप बना लीजिए। ये BeF2 का लुईस डॉट स्ट्रक्चर है। इनफैक्ट ये लुईस डॉट नहीं है क्योंकि मैंने लाइन ड्रॉ कर दिया, लाइन नहीं होना चाहिए, लेकिन लाइन हम अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ईज के लिए ड्रॉ करते हैं। दिस इज BeF2। नहीं नहीं, आप आयनिक कंपाउंड की बात कर रहे हैं, आयनिक कंपाउंड नहीं बनेगा। BeF2 would be one single molecule, BeF2, BeCl2, BH2, ये सब मॉलिक्यूलर फॉर्म है। हाँ, नहीं होगा सेंट्रल एटम सेटिस्फाई। मैंने आपको ये कहा था उस दिन कि बोरोन यहां से लेके यहां तक में सेंट्रल एटम को जब भी हम यूज करते हैं उसकी सराउंडिंग के जो टोटल ऑक्टेट होगा उसकी वैल्यू 8 से कम आएगी। दे आर कॉल्ड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑक्टेट। उस दिन मैंने बोला भी था ये वर्ड आपका, है ना? तो ये तीनों जो ग्रुप है कॉन्ट्रैक्शन ऑफ ऑक्टेट की केस में रहेंगे। ठीक है, और क्या क्वेश्चन है? ओके, BCl3 हो गया था सॉल्व, CCl4, PCl3, PCl5, SCl2, SF4, SF6, गुड गुड, IF3, IF5, XCF2, XCF2 भी कर लिया। ओके, XCF4, SiF6 माइनस, ये नहीं हुआ है ना? ये कितने लोगों ने कर लिया? वेरी गुड। अब जिनसे नहीं हुआ उनको मैं समझाता हूं। SiF6 माइनस, इसका मैंने जो स्टैंडर्ड मेथड बताया था, सेंट्रल एटम लीजिए, पेरिफेरल एटम कितने आएंगे उतने लिखिए, उसके बाद चार्ज कितने हैं, ऐड 2 इलेक्ट्रॉन्स। दिस इज व्हाट यू हैव टू डू। ठीक है, प्लीज देखिए इधर ध्यान से, आपको समझ में आएगा। सिलिकॉन किस फैमिली में आ रहा है? कार्बन में। कार्बन सिलिकॉन ये पोजीशन है, तो ये सिलिकॉन है। ठीक है, तो सिलिकॉन के अराउंड होने चाहिए 4 इलेक्ट्रॉन्स, 4 डॉट्स लगा दिए मैंने। और उसके बाद मैं फ्लोरीन को लेके आता हूं, पर मेरे पास 6 फ्लोरीन है, एंड वी नो दैट ईच फ्लोरीन हैज 7 इलेक्ट्रॉन्स। So far I could arrange these 7 electrons with 4 fluorine only. But there will be a bottleneck. What is that? That after joining this, silicon has obtained total 8 electrons. But we need to still balance 2 fluoride. आपके पास 6 फ्लोरीन है, 4 तक तो मैंने कर दिया अच्छे से। अब क्वेश्चन है उनका क्या करें?
तो आंसर है, उनको भी मैं लिखता हूं, एक बार तो लिख लेता हूं, फिर सोचता हूं अब क्या किया जाए। सिलिकॉन के पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं जिससे वो शेयरिंग कर सके, लेकिन फिर मुझे एकदम वो लास्ट कंपोनेंट दिखता है, वो क्या, 2 इलेक्ट्रॉन, ऐड 2 इलेक्ट्रॉन। सो व्हाई डोंट आई पुट दीज 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन विद सिलिकॉन। लेकिन फिर मुझे यहाँ पे कोलेटरल चेक करना पड़ेगा कि क्या सिलिकॉन अपना ऑक्टेट एक्सपांड कर सकता है। यस, बिकॉज सिर्फ सेकेंड रो एलिमेंट इनको छोड़ दे तो नीचे के सारे एलिमेंट्स एक्सपांशन कर सकते हैं, उनको 8 से ज्यादा रखने की अलाउंस है, परमिशन है। इसलिए हम कहेंगे कि ये 2 इलेक्ट्रॉन जो ऐड 2 इलेक्ट्रॉन वाला जो वैल्यू थी उसको मैंने यहां ऐड कर दिया, अब मैं इनके साथ इनकी शेयरिंग करा देता हूं। तो ये जो स्ट्रक्चर बनेगा ये SiF6 2- है। ठीक है, अच्छा आपसे क्यों नहीं बना, थोड़ा सा मुझे रीजन बताओ। वो सिलिकॉन पे ही ऐड हो रहे, ये कंफर्म करना था। ओके, तो ऐसा डाउट आपका क्यों आया? शायद आपके दिमाग में कहीं थर्मोडायनेमिक्स का कोई एलिमेंट है, वो आपको पता नहीं चला, इसकी वजह से। देखिए, प्रोबेबली आपके दिमाग में ये रहा होगा कि अगर इलेक्ट्रॉन लेने की बात आती है तो फ्लोरीन को पहले लेना चाहिए, तो फिर सिलिकॉन को हमने क्यों दे दिया। ये चीज से आप थोड़ा सा कंफ्यूज या कॉन्ट्राडिक्ट हो सकते हैं। मैं इसका एक राइट आंसर, आप सोल्यूशन बताता हूं। देखिए क्या होता है, 3-4 चीजें ध्यान में देना। जब भी आप मेरे से कुछ पढ़ रहे हो या किसी भी टीचर से पढ़ रहे हो, 3-4 चीजों पे ध्यान देना। एक तो होता है प्रोसीजर फॉर एग्जाम, कि एग्जाम का क्वेश्चन मुझे करना है तो प्रोसीजर करेक्ट होना चाहिए, चाहे मुझे आता हो ना आता हो, राइट आंसर आ जाए बस। इनफैक्ट वही हम सबका गोल भी है। ठीक है, दूसरा होता है कि रियलिटी में क्या हो रहा है, आसपास एक्चुअली होता क्या है। तो जो प्रोसीजर है वो कई बार रियलिटी के अकॉर्डिंग नहीं होता है, क्योंकि हमें आंसर लाना होता है और रियलिटी कुछ और पाथ बताती है। तो रियल वर्ल्ड में वो प्रोसेस किसी और स्टेप के थ्रू हो रहा होगा, तो उसमें कॉन्ट्राडिक्शन आ सकता है। तो या तो आप फुली उस तरह से चलो कि रियल वर्ल्ड के हिसाब से क्या होना चाहिए, या फिर आप चलो प्योरली प्रोसीजरल। हम दोनों में से दोनों मेथड को मिक्स कर देंगे तो मुसीबत में चले जाएंगे। ठीक है, अभी जो आपके दिमाग में हुआ वो इसका एक आइडियल केस है कि वो मिक्स हो गए दोनों, इसलिए आप उलझ गए। ऐसा नहीं कि आपको आता नहीं था, आपने थोड़ा ज्यादा सोच लिया और इसलिए प्रॉब्लम में चले गए, और ज्यादा सोचना चाहिए। इधर देखो, प्लीज देखो ध्यान से। अगर मैं इस सिस्टम पे जाता हूं तो ऐड 2 इलेक्ट्रॉन को अगर मैं थर्मोडायनेमिकली सोचूं कि एनर्जी की फ्लो की डायरेक्शन से क्या होना चाहिए, तो फर्स्ट स्टेप ये बोलता है कि इन 2 इलेक्ट्रॉन को मैं 2 फ्लोरीन को दे देता हूं। ऑलराइट, तो फिर इसमें थोड़ा सा चेंज आएगा। कैसे चेंज आएगा? दिस 4 वुड बी दी F एंड दिस 2 फ्लोरीन वुड बी दी F माइनस। F माइनस मीन्स हाउ मेनी डॉट्स? 8 डॉट्स। वेरी गुड। ठीक है, अब प्लीज यहां ध्यान देना, सिलिकॉन मैंने लिया, मैं क्या बता रहा हूं, थर्मोडायनेमिक सॉल्यूशन बता रहा हूं आपको, एग्जाम वाला नहीं। थर्मोडायनेमिक्स के हिसाब से क्या होना चाहिए। सिलिकॉन लिया, 4 फ्लोरीन लिए, सबसे एक एक बॉन्ड करा देंगे। अब तक तो कुछ नया नहीं है। अब तक कुछ भी नया नहीं है, सब कुछ वैसे ही चल रहा है। ये रहा। अब वो जो 2 फ्लोराइड है जिन पर माइनस चार्ज प्रेजेंट है, उनको मैं लेके आऊंगा एज ए लिगेंड। यहां एक नया वर्ड आपको सुनने को मिला, दैट इज कॉल्ड लिगेंड। वो आप नेक्स्ट चैप्टर के अंदर पढ़ेंगे। लिगेंड वो एनायंस होते हैं, वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं जो पी ब्लॉक या डी ब्लॉक के किसी मेटल के साथ बाइंड होते हैं, खास करके डी ब्लॉक एलिमेंट के साथ या डी ऑर्बिटल के साथ बाइंड होते हैं। ठीक है, वो नेगेटिव पार्टिकल जो डी ऑर्बिटल में हम लाके जिनको जोड़ दें उनको बोलेंगे लिगेंड्स। ठीक है, तो ये F माइनस क्या है? ये F माइनस है लिगेंड्स। तो अब दोनों इलेक्ट्रॉन जो देने चाहिए बॉन्डिंग के लिए वो हमेशा लिगेंड्स देते हैं। लिगेंड की खासियत ये होती है कि बॉन्ड वो लोग बनाते हैं, मतलब बॉन्ड बनाने की जो 2 इलेक्ट्रॉन की जरूरत है उसको वही लोग पूरा करते हैं। तो ये अपने 2 इलेक्ट्रॉन को ऐसे स्ट्रेच कर देगा, ये भी अपने 2 इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे बॉन्डिंग में स्ट्रेच कर देगा, तो फिर ये बॉन्ड प्रोड्यूस हो गया। ठीक है, तो जो आपका थॉट था वो करेक्ट था, वो थर्मोडायनेमिकली करेक्ट है। तो समहाउ यू आर थिंकिंग मोर थिंकिंग ऑन एनर्जी, तो वो करेक्ट पाथ पे आप आ गए, लेकिन आप पूरा नहीं एग्जीक्यूट कर पाए। आई मीन अंडरस्टूड?
मतलब अगर हम रियल में एटम का और इनका एक मूवी बनाया, मतलब हमने कैमरा ले लिया और बोला चलो ये शुरू करते हैं, तो जो सेकंड प्रोसीजर है वैसे होता हुआ दिखेगा आपको। मतलब सिलिकॉन एटम आएगा, फिर 4 फ्लोरीन आएंगे, उन्होंने बॉन्ड बना लिया। अब 2 फ्लोरीन जो रह गए उन्होंने फटाफट इलेक्ट्रॉन ले लिए, वो F माइनस बन गए। अब वो जो सिलिकॉन के पास d ऑर्बिटल खाली पड़ा है उसमें आके उन्होंने दोनों इलेक्ट्रॉन देते हुए बॉन्ड बना दिए कि इलेक्ट्रॉन हम ही दे रहे हैं, लो बॉन्ड बनाओ। कितना लोग क्लियर हो गया? सो दैट विल बी SiF6 2 माइनस। हाँ बोलिए। अच्छा क्वेश्चन है कि बॉन्ड बनाने की जरूरत क्या है। हमारे पास आगे जाके एक थ्योरी में पार्ट आता है CFSE, क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी। वो ये बोलता है कि अगर एक एटम के पास स्पेस वैकेंट है और उसमें नेगेटिव पार्टिकल लाकर ऑर्बिटल को स्टेबलाइज किया जा सकता है, तो डिस्पाइट सब पार्टिकल स्टेबल होंगे, वो एक स्टेप और ज्यादा स्टेबिलिटी लेने के लिए उनको बाइंड करके कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर क्रिएट कर देगा। तो हमारे नेचर में आसपास देखिए चीजें बहुत सिंपल नहीं है, कॉम्प्लेक्सिटी बहुत ज्यादा है। उस कॉम्प्लेक्सिटी का जो ओरिजिन है वो है थर्मोडायनेमिक्स। जो आपने क्वेश्चन पूछा बिल्कुल सही है। मतलब स्कूल लेवल पे सोचे हम 11th और 12th लेवल पे, तो आपने जो पूछा परफेक्ट है कि हाँ इन्होंने तो बॉन्ड बना लिया, अब मस्त रहो, अब क्या करना है आपको। लेकिन वो नेचर के अंदर और ज्यादा स्टेबिलिटी के लिए कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर्स प्रोड्यूस करता है। सो दैट इज द रीजनिंग बिहाइंड इट। और उस कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर को जनरेट करने के लिए जो सबसे बड़ा कल्प्रिट है या सबसे बड़ा टूल है, दोनों तरह से बोल सकते हैं, वो है डी ऑर्बिटल्स। डी ऑर्बिटल बिल्कुल बाकी लोगों से अलग तरह से थोड़ा बिहेव करता है। मतलब कोवेलेंट बॉन्ड भी बना लेते हैं और बहुत सारे बॉन्ड बना लेते हैं, और इलेक्ट्रॉन खुद नहीं रखते, दूसरे के इलेक्ट्रॉन लेके भी बॉन्ड बना लेते हैं। ये सब खासियतें उनमें। तो आपके 12th क्लास में एक चैप्टर है कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स, उसमें ये सब चीजें आती है। ठीक है, वेल इतनी नॉलेज नहीं है तो भी आपको पहले वाले प्रोसीजर से सॉल्व हो रहा था, इसलिए मैंने जो आपको पहले बताया था वो ये था। मैंने आपको ये पाथ नहीं बताया था। ठीक है, आप बोलिए। वही तो मैंने अभी बोला, लिगेंड है ना वो। फ्लोरीन ने तो इलेक्ट्रॉन ले लिया, वो नेगेटिव बन गया। अब ये मेटल है, इस मेटल के पास जगह खाली है। ठीक है, CFSE क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजेशन एनर्जी कुछ होता है, अभी मैं नहीं समझा सकता, आधा घंटा लगेगा उसको कम से कम। उसको अचीव करने के लिए ये इधर जाके इससे जुड़ता है। तो ये दोनों इलेक्ट्रॉन लेके आता है कि मैं इलेक्ट्रॉन दे रहा हूं, आप बॉन्ड बनाओ। ठीक है, यहां आके वो डी ऑर्बिटल को अपना एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है, फिर दोनों शेयरिंग करके बॉन्ड बना लेते। दैट हैपेंस। ऐसे बहुत सारे कंपाउंड्स हैं, ऐसा अकेला नहीं है कि SiF6 2 माइनस है, और भी केसेस हैं। जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन पूछता हूं, बताओ, कल ही हमने इसको सॉल्व किया था, अभी आप लोग करेंगे। PCl6 नेगेटिव, इसको इस प्रोसीजर से कैसे बना सकते हो? थर्मोडायनेमिकली ज्यादा करेक्ट होना चाहिए। जरा बनाइए, देखते हैं।
देखिए, हाँ ये कितने लोगों ने कर लिया, ऐसे ही किया है, वेरी गुड। व्हाट आई हैव डन, ये फास्फोरस लिया है, 5 क्लोरीन है, ऐड इलेक्ट्रॉन, मैंने इलेक्ट्रॉन ऐड करके इसको Cl माइनस बनाया। थर्मोडायनेमिकली ये बेटर है क्योंकि P और Cl में Cl ज्यादा इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है, या इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा है, इसलिए इलेक्ट्रॉन लेके ये बन जाएगा। 5 न्यूट्रल क्लोरीन से तो मैंने ये ल्यूइस डॉट स्ट्रक्चर बना लिया, और इस Cl को देने से इस पे 7 नहीं 8 इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, बाकी सब में 7 है, आप देखिए ध्यान से, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें 8 है, इसको मैं बोलूंगा लिगेंड है। अब नेक्स्ट स्टेप पे मैंने ल्यूइस डॉट नहीं बनाया, लेकिन आइडिया क्लियर हो गया कि इसने ये 2 इलेक्ट्रॉन को यहां शेयर करा के बॉन्ड बना लिया, और ये PCl6 नेगेटिव हो गया, ठीक है। लेकिन कल जो प्रोसीजर हमने सीखा उसके हिसाब से क्या था बताइए, या ये जो मैंने ड्रॉ किया, हाँ P को हम 5 इलेक्ट्रॉन्स ऑलरेडी थे, जो 6th इलेक्ट्रॉन ऐड इलेक्ट्रॉन, ये हम उसको दे देते हैं, ये हो गया। उसके बाद आपने 6 क्लोरीन को यहां अरेंज कर लिया, ये कल भी हमने ड्रॉ किया था, ठीक है, और इसके हिसाब से ये बॉन्ड बन गया। ये PCl6 नेगेटिव है। ओके, और कौन सा क्वेश्चन था जो आप पूछना चाहते हैं? एसिड्स, एनाइंस एंड ऑक्सीजन कंपाउंड्स। NO2 तो मैंने कल बताया था आपको, हाँ सबसे पहले ClO2 हो गया, ClO2 माइनस, ये नहीं हुआ सॉल्व, हाँ ठीक है उस पर जाते हैं, ClO2 माइनस हो गया था सॉल्व, आपके बाकी है ना, ClO2 माइनस, क्या क्या सेट आपने लिखा, Cl2O एड इलेक्ट्रॉन, अगेन राइट Cl पे होने चाहिए 7 इलेक्ट्रॉन्स, ये रहे, ऑक्सीजन इस पे होने चाहिए 6 इलेक्ट्रॉन्स, वो ये रहे। फिर ऐड इलेक्ट्रॉन, अभी सोचते हैं क्या करना है। पहला काम होता है हमारा एटलीस्ट स्केलेटन बना दे, ठीक है, तो मैंने ये स्केलेटन बना दिया, ठीक है। दूसरा काम है क्या ऑक्सीजन से हम डबल बॉन्ड बनवा लें, तो आंसर है यस, इससे बनवा सकते, तो Cl फिर एक्सपांड होना शुरू हो जाएगा, तो मैंने उसको एक्सपांड करवा दिया। फिर क्वेश्चन आता है कि इसका हम क्या करें, तो आंसर है इसके लिए हमारे पास 2 ऑप्शन है, या तो हम इस इलेक्ट्रॉन को इस पर ऐड कर दें, या डबल बॉन्ड बनवा के 1 इलेक्ट्रॉन इसको दे दें, वी हैव बोथ द ऑप्शंस। लेकिन ये जो इलेक्ट्रॉन आप यहां ऐड कर सकते हैं, उससे इसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के अकॉर्डिंग ज्यादा सैचुरेटेड स्ट्रक्चर मिलेगा, ज्यादा स्टेबल स्ट्रक्चर मिलेगा, तो आप ऐड इलेक्ट्रॉन को यहां पे ऐड कर सकते हैं, ये इसका एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन ऐड हो गया। कितने लोगों को क्लियर हो गया? अब इस पे कितने लोन पेयर्स हैं? देयर आर 2 लोन पेयर्स ऑन द सेंट्रल एटम, एंड वेयर इज द नेगेटिव चार्ज? नेगेटिव चार्ज इज ऑन वन ऑफ द O, ठीक है। अब मैंने कल आपको बताया था कि इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं, बताइए वो कैसे बनेगा? यस, हम ऐसे बना सकते हैं कि एक तो इस पर डबल बॉन्ड बना दे, तो ये O तो कंप्लीट हो गया, और जो इलेक्ट्रॉन आपने ऐड किया था, हाँ वो क्लोरीन पे ऐड करें, तो वो उसका एक रेजोनेंस स्ट्रक्चर बन जाएगा। ClO2 बनाना हो तो हमें डॉट, बस वो जो इलेक्ट्रॉन ऐड किया वो ऐड नहीं करना है, वो एनायन के फॉर्म में बन जाएगा। जो भी स्ट्रक्चर आप बनाओगे वो एज पर लुईस के रूल्स के करेक्ट होना चाहिए। कौन सा स्ट्रक्चर है ये सबसे ऊपर? इन स्ट्रक्चर को हम क्यों नहीं पसंद करेंगे, उसके पीछे रीजन है कि इसमें हर एटम पे आपने चार्ज दे रखा है, चार्ज आने की वजह से स्ट्रक्चर में अनस्टेबिलिटी आती है, तो हमें कोशिश करनी की चार्ज को कम से कम अप्लाई करें। अगर आप ज्यादा चार्ज अप्लाई कर देंगे तो स्ट्रक्चर बहुत अनरीजनेबल बनेगा, मतलब ऐसे स्ट्रक्चर एक्चुअली होंगे नहीं, पेपर पे हम ड्रॉ कर पाएंगे।
हाँ वो तो एसेंशियल है, दो दो कंडीशन है। एक तो है कि एसेंशियली चार्ज लगाना ही पड़ेगा, और दूसरा है कि हम अननेसेसरी चार्ज बिल्ड किए जा रहे हैं, तो अननेसेसरी चार्ज बिल्ड नहीं होना चाहिए। दो चीजें करनी है आपको, एक तो चार्ज कम से कम स्पीशीज पे प्रेजेंट हो, कम से कम एटम्स चार्ज हो, इसकी कोशिश करनी चाहिए, तो वो स्ट्रक्चर बेटर होंगे। वो आएंगे अभी ऐसा डिस्कशन में आएंगे। CO2 में हमें जो इलेक्ट्रॉन लास्ट में जोड़े वो नहीं जोड़ेंगे। और कौन सा था क्वेश्चन? H3PO4। H3PO4 कहां लिखा है इसमें? फॉस्फोरिक एसिड। ओके, दिस इज कॉल्ड ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, इसके बारे में समझ लीजिए, काफी सिरपी होता है, सिरप जैसा होता है, जैसे गर्मियों में हम लोग जो शरबत बनाने के लिए सिरप यूज करते हैं उस टाइप का थिक लिक्विड होता है ये H3PO4। और ये कई बार जो कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह है उसमें बहुत मिनिमल अमाउंट में ऐड किया जाता है, बहुत कम अमाउंट के अंदर। ठीक है, इस एसिड का हमें लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनाना है। इसके बारे में और भी बहुत सारी बातें अभी हम नहीं कर पाएंगे, यहां इसको समझें। सेंट्रल एटम में आइडेंटिफाई करना चाहूंगा फॉस्फोरस को। कितने लोग मेरी बात से एग्री कर रहे हैं? राइट। अगर आपका पहला स्टेप करेक्ट हो गया तो क्वेश्चन के करेक्ट होने के चांसेस बहुत ज्यादा हो जाते हैं। ये रहा, तो मैंने 3H और ले लिए, ये है। तो प्लीज देखिए ध्यान से, फॉस्फोरस 5 इलेक्ट्रॉन्स, देन आई हैव टू पुट 4 ऑक्सीजन एटम्स। तो मैं एक ऑक्सीजन यहां रख लेता हूं, एक कोई थोड़ा दूर रख लेता हूं। कोशिश हमेशा ये रहेगी कि ऑक्सीजन मैक्सिमम स्पेशल गैप पर हो, गैप उनमें अच्छा खासा हो। तो ये मैंने चारों ऑक्सीजन को ऐसे लिखा कि सब में 6 इलेक्ट्रॉन्स है। कोई दिक्कत इसमें? नो। इसके बाद आपने क्या किया, एक बॉन्ड ये बनाया, एक बॉन्ड ये बनाया, क्योंकि पहले हमें एटलीस्ट एक बॉन्ड से सबको जोड़ना है। आप क्योंकि हाइड्रोजन क्यों नहीं लिया आपने? हाइड्रोजन लेके उससे भी जोड़ो। तो उसका आंसर है, सुनिए ध्यान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सपोज मैंने 3 हाइड्रोजन थे, तीनों को ले लिया और यहां ले आए, बोलो लो बॉन्ड बनाओ। तो अब प्रॉब्लम हो जाएगी। कैसे? कि हाइड्रोजन को अगर मैं इससे बॉन्ड कर देता हूं तो ये जितने ऑक्सीजन है ये सब लोग खाली खाली रह जाएंगे, इन्हें लगेगा कि हमें ऑक्टेट कंप्लीट नहीं मिला। हमारे पास एक और ऑप्शन है, हम हाइड्रोजन को P पे जोड़ने के बजाय O पे जोड़ लें, तो डबल पर्पस फुलफिल होता है। कैसे? यस, O का भी ऑक्टेट कंप्लीट हो गया और H का भी हो गया और P का डिस्टर्ब भी नहीं हुआ। तो ऐसे केस में पेरिफेरल एटम्स पे हाइड्रोजन को लाना बेटर चॉइस होती है। तो ऑब्वियसली आई विल नॉट गो फॉर दिस। तो मैं क्या करता हूं, तीनों हाइड्रोजन को 3 ऑक्सीजन के सामने लाके रख देता हूं। 4 ऑक्सीजन है पर 3 को ही मैं हाइड्रोजन दिखा देता हूं। तो हम क्या करते हैं कि इसको तो डबल बॉन्ड बनवा देते हैं और इनको फिर हम सिंगल बॉन्ड से ज्वाइन कर देते हैं। अब देख लीजिए, सबके अंदर ऑक्टेट कंप्लीट है और फास्फोरस थर्ड रो में होने की वजह से ऑक्टेट को एक्सपांड कर लेता है, उसने कर लिया है। ठीक है, अगर मैं इसका प्रॉपर कूपर स्ट्रक्चर बनाता हूं तो ऐसे बनेगा। दिस इज कॉल्ड ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। कितने लोगों को समझ में आ गया? परफेक्टली गुड। अगर मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूं, प्लीज सुनना ध्यान से, आप उसे बना सकते हैं क्या? मेरे लिए इंपॉर्टेंट है जानना। H3PO3, इट इज कॉल्ड ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड। इसको जरा बना के दिखाओ मेरे को।
देखिए मैंने क्या किया, फास्फोरस को एज ए सेंट्रल एटम पहले बना ली, 5 डॉट्स लगा लिए, चारों तरफ 3 ऑक्सीजन लगाए, उन सब में हमने 6 डॉट्स लगा दिए। 3 हाइड्रोजन्स मेरे पास हैं, उन 3 हाइड्रोजन को मैंने ऐसे रफली अरेंज कर लिया। अभी सोचूंगा क्या करना है। ठीक है, सबसे पहला काम है हर एटम को एटलीस्ट एक बार कनेक्ट किया जाए। तो मैंने तीनों ऑक्सीजन को तो एक बार कनेक्ट कर लिया। फिर ये समझ में आ रहा है कि क्यों नहीं ये डबल बॉन्ड बना के इस ओ को तो मैं सेटल कर लूं, क्योंकि बाकी ओ के लिए मेरे पास हाइड्रोजन है। तो मैंने बाकी ओ को हाइड्रोजन से फर्दर बैलेंस करा के उधर बॉन्डिंग कर ली। अब मेरे पास 2 ऑप्शन है, या तो पी के इस इलेक्ट्रॉन का यूज करके डबल बॉन्ड बना दूं, तो इसका क्या होगा, फिर ये कनेक्ट नहीं हो पाएगा। या फिर मैं सोचूं कि इस एच को इससे जोड़ दूं, पर इससे जोड़ते ये 8 से ज्यादा हो जाएंगे, एक्सपांड हो जाएंगे, ये भी पॉसिबल नहीं है। यहां भी नहीं जोड़ सकता, ये भी ऑलरेडी, मतलब ये तीनों ओ तो मना कर देंगे इस एच को। तो एक ही एटम ऐसे जो इसको ले सकता है और उसके पास डॉट है भी सी, वो इसको ज्वाइन कर लेगा। ठीक है, यानी अगर मैं इसका एक लाइन स्ट्रक्चर बनाता हूं, कॉपर स्ट्रक्चर, तो ऐसे बनेगा। अब देखिए कितने लोग ये राइट था, राइट था, नहीं हुआ, गलत कितने लोग का हुआ। अब मुझे रीजन बताओ कि क्यों गलत हुआ, एक एक करके बताओ। जैसे आपने OH किया है तो तीसरे वो पे भी हम OH नहीं कर सकते, तो हाँ कर सकते, में भी ऑक्टेट कंप्लीट होता है। अच्छा अच्छा ठीक है, आपकी बात समझ गया मैं। आप ये करना चाहते हैं 1 2 3 4 5, ये आपने एक ऑक्सीजन लिया, यहाँ पे आपने लिया 6 इलेक्ट्रॉन्स, और ये दूसरा ऑक्सीजन 6 इलेक्ट्रॉन्स, और तीसरा ऑक्सीजन इसमें भी 6 इलेक्ट्रॉन्स। अब आप मेरे से ये कहना चाह रहे हैं कि आपने एक बॉन्ड इधर बनाया, एक इधर बनाया, एक इधर बनाया, उसके बाद ओके, तीनों हाइड्रोजन को आपने इधर बॉन्ड कर लिया। अच्छा अच्छा अच्छा, ये तो कुछ अजीब ही चीज बना रहे हो। और फिर फास्फोरस का ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। कहने के लिए तो बात बहुत अच्छी है, इस पे भी आप एक हाइड्रोजन बनाना चाहते हैं। हाँ, अब आपके हिसाब से इसमें 8 हो गए पूरे फास्फोरस में, और तीनों OH भी बन गए। पर मैंने कभी ऐसा फास्फोरस एसिड नहीं देखा है। अब उसके पीछे जो रीजनिंग है वो आपको बताता हूं क्या है। ठीक है, कोई भी फास्फोरस का एसिड हो, दुनिया का कोई भी फास्फोरस एसिड, उसके एग्जिस्ट होने की एक कंडीशन है। वो कंडीशन ये है कि उसमें एटलीस्ट एक पी डबल बॉन्ड ओ होना चाहिए। ठीक है, अब से लेके पूरे साल, पूरे लाइफ, यू विल ऑब्जर्व दिस कॉन्सेप्ट दैट एनी फॉस्फोरिक एसिड, फास्फोरस, फॉस्फर, पी से रिलेटेड कोई भी ऑक्सी एसिड्स के अंदर पी डबल बॉन्ड ओ की एग्जिस्टेंस होनी चाहिए, तभी वो फास्फोरस का एसिड माना जाएगा। ठीक है, अदरवाइज जो आपने मैथ्स लगाई, अर्थमेटिक लगाई, उसके हिसाब से ही करेक्ट है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, बट ये केमिस्ट्री के हिसाब से रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? कोई भी फास्फोरस से जो ऑक्सी एसिड डेवलप होता है उसमें प्रेजेंस होनी चाहिए पी डबल बॉन्ड ओ की। समझ में नहीं आई बात? कितने लोग क्लियर हो गया? नहीं, एसेंशियल है। फास्फोरस के एसिड बनाने के रूल्स कुछ आते हैं, मैं आपको रूल्स बोल के दिखाता हूं, हालांकि आपने शायद नहीं पढ़े हैं ना आप समझ सकते हैं, फिर भी मैं रूल्स बता देता हूं। मैं आगे पढ़ाऊंगा इसको, जैसे ही 15th ग्रुप पढ़ेंगे तो उसमें बताते हैं। पहला रूल तो यह है कि पी डबल बॉन्ड होना चाहिए। दूसरा रूल यह है कि फास्फोरस को sp3 हाइब्रिडाइज्ड होना चाहिए। ठीक है, तीसरा रूल यह है कि इन दोनों कंडीशन के बाद उसको टेट्राहेड्रल होना चाहिए। फोर्थ रूल यह है कि अगर H P से डायरेक्टली कनेक्टेड है तो उस एसिड को हम बोलते हैं रिड्यूसिंग फास्फोरस एसिड, रिड्यूसिंग एसिड ऑफ फास्फोरस। और अगर P से H कनेक्टेड नहीं है तो उसे बोलेंगे ऑक्सीडाइजिंग एसिड ऑफ फास्फोरस। हाँ, ये वाला रिड्यूसिंग है और पहले वाला ऑक्सीडाइजिंग है। ठीक है, अच्छा तो आपको समझ में आ गया इतनी जल्दी? अच्छा, ये वाला दिस इज रिड्यूसिंग, दिस इज नॉट एट ऑल, इट इज ओनली अर्थमेटिक। एंड आई अप्रिशिएट कि आपको पजल सॉल्विंग अच्छी आती है, पजल आपने अच्छा सॉल्व किया, गुड।
बट दिस इज नॉट द स्ट्रक्चर. स्ट्रक्चर इज दिस वन जो मैंने बताया. ठीक है, अब यहाँ एक और चीज सिखा देता हूं, अगर आप में एबिलिटी आ रही है तो बहुत अच्छा है. बिकॉज ऑफ दिस पीएच आई एम कॉलिंग दैट इट इज ए रिड्यूसिंग एसिड. वेरी गुड. अब रिड्यूसिंग क्या है और वो सब बात की बात है. ये क्या है? ये है ऑक्सीडाइजिंग एसिड. अब सवाल आता है कि अगर मैं आपको एक और नाम दे दूं तो क्या आप उसे ड्रॉ कर सकते हैं? H3PO2. और फिर ये भी बताओ कि ऑक्सीडाइजिंग है या रिड्यूसिंग है. फास्ट कर रहे हैं. ये क्या है? रिड्यूसिंग. वेरी गुड. देखो हम इसको ऐसे ड्रॉ करेंगे. 5. दिस ऑक्सीजन पहला तो मैंने ये एक एक बॉन्ड इसके बनवा दिए. अब 3H भी मेरे पास है. मैं 3H के लिए सोचता हूं क्या किया जाए, तो मैं थोड़ा ऐसे दूर दूर. फाइव हो गए. अब हमें क्या करना है, इसका एक डबल बॉन्ड हम बनवा लेते हैं. ये रहा. तो एक हो तो जो मेरी पहली रिक्वायरमेंट थी फास्फोरस के एसिड बनने की क्वालिफिकेशन, वो तो इसने कर ली पूरी. इट इज क्वालिफाइड नाउ. द नेक्स्ट वन इज टू ज्वाइन अ बॉन्ड विथ H. तो मैं सोचता हूं क्यों नहीं इस ऑक्सीजन के एक इलेक्ट्रॉन के साथ इसको बॉन्ड कर. ये हो गया. अब सवाल उठता है कि ये हाइड्रोजन क्या इन फास्फोरस के इन दो डॉट के साथ बॉन्ड बना सकता है? तो आंसर है यस. मैं बनवा लेता हूं. ये बन गया. इसको थोड़ा सा सिमेट्रिक और सिस्टमैटिक बनाता हूं. तो P डबल बॉन्ड O. there is one OH bond and there are two H. नहीं, P डबल बॉन्ड एक P पे एक ही रहेगा. हाँ, ये भी रूल है. अब एक फास्फोरस पे दो डबल बॉन्ड नहीं बनवा सकते. अगर आप फास्फोरस के एसिड्स डिराइव कर रहे हैं, यू कैन नॉट डू दैट. ठीक है. अच्छा, यहां तक कितने लोग क्लियर हो गया? अच्छा, उसका क्या रीजन है वो भी मैं आपको आगे जाके समझाऊंगा. इसका रीजन भी है कि एक वो क्यों बनाता और एक ही क्यों बनाता, दो क्यों नहीं बना लेता. पर वो सब अभी मैं जितनी आपकी अवेलेबल नॉलेज है उससे क्लियर नहीं कर सकता हूं. थोड़ा सा आगे जाना पड़ेगा. अब मुझे बताइए, रिड्यूसिंग है ऑक्सीडाइजिंग है? बिकॉज ऑफ पीएच बॉन्ड. आ गया समझ में? कितने लोग क्लियर हो गया? गुड. एक और क्वेश्चन आपसे पूछता हूं. देखो, चूंकि हम डिस्कस कर ही रहे हैं तो बात कर सकते हैं. आप जानते हैं कि जब भी हम कोई एसिड लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल HCl या H2SO4 या फिर HClO4, कोई भी एसिड ले लीजिए. ये एसिड को अगर हम थोड़ा सा इसकी एक ड्रॉप लेके स्किन पे लगाएं तो क्या होगा? आप मेरी स्किन पे लगाओगे तो मुझे फीलिंग आएगी, आपको नहीं आएगी. आपको अपनी स्किन पे लगाना पड़ेगा. तो क्या फीलिंग आएगी? हाँ, आपको इंटेंस पेन होगा. आपको लगेगा आपकी स्किन जो है वो बिल्कुल यहां से निकल रही है, जल गई है, बर्न हो गया है. पेन बहुत इंटेंस होगा, आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे. क्यों ऐसा होता है? इसमें जो H प्लस है, यू नो H प्लस की क्या खासियत है? H प्लस की खासियत यह है कि ये बहुत डेंस पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल है. H की डेफिनेशन क्या है हाइड्रोजन की? 1 प्रोटॉन एंड 1 इलेक्ट्रॉन. ये इसके डेफिनेशन है. और सोच लिया मैं इसमें से एक इलेक्ट्रॉन हटा दूं तो क्या बचा? ये तो प्योरली एक प्रोटॉन रह गया. कभी सोचा इस बारे में? क्या सोचा? मुझे तो नहीं लग रहा आपने सोचा है. जो प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन न्यूट्रॉन आप बोलते हैं फंडामेंटल पार्टिकल, हाइड्रोजन के एक इलेक्ट्रॉन निकालते वो तो फंडामेंटल पार्टिकल रह गया. एंड दैट इज द हाईएस्ट
चार्ज डेंस पॉजिटिव पार्टिकल, उससे ज्यादा चार्ज डेंसिटी पॉजिटिव पार्टिकल की कहीं नहीं होती। तो इतना डेंस पॉजिटिव पार्टिकल जब आपकी स्किन पे रहता है तो उसके चार्ज से सेल में सब डिफॉर्मेशन क्रिएट हो जाता है। तो सेल सिग्नल भेजती है कि बहुत हाई चार्ज से हम पे अटैक हो रहा है। वो सिग्नल थ्रू नर्व्स आपको ब्रेन सेंस करता है, तो आप उसे हटा लेंगे, जैसे ऑटो रिफ्लेक्स से आप इसे हटा लेंगे और सोचते रहेंगे ये जल रहा है नहीं जल रहा है, तब तक तो सारा जल ही जाएगा। तो ब्रेन का ये एक सेफ्टी मैकेनिज्म है कि जैसे सेल डिस्ट्रैक्ट होने लगते हैं तो सिग्नल भेजता है कि ये गड़बड़ हो रही है, बॉडी को बचाओ, तो बॉडी हटाती है। क्लियर? अब सवाल उठता है कि H+ आता कहां से? कहीं भी H लिखा होगा तब तो फिर H+ प्रोड्यूस हो जाएगा, फिर तो वाटर जो है उसमें भी H होना चाहिए। केमिस्ट्री को केमिस्ट्री की तरह ही सीखा जा सकता है, कोई और तरीका नहीं लगा सकते। ठीक है, केमिस्ट्री को हमें सेंस करना चाहिए, फील करना चाहिए, तब तो हम उसको लाइक करेंगे, वरना हमें लगेगा क्या है, कहीं तो H लिख देते हैं, कहीं H+ लिख देते हैं। तो H2O वाटर, हमारे बॉडी का 70-80% तो वाटर ही है। एग्जैक्ट तो मुझे याद नहीं कितना है, पर रोज सुबह उठते ही जब तब भी देखो बोतल खोलते हैं, पानी पीते रहते हैं। समझ में नहीं आया? ऐसा देखो तो बड़ा वियर्ड है ना, ये क्या करते हैं, खोलते हैं, कुछ पीते हैं, फिर कुछ रख देते हैं, फिर थोड़ी देर बाद कुछ पीते हैं, फिर रख देते हैं, सारे दिन ही चलता रहता है। दुनिया के सारे लोग ये करते रहते हैं, थोड़ा बाहर से ऊपर से देखो, अजीब सी बात है। चलिए अब क्वेश्चन है कि ये वाटर में H है, फिर भी ये ऐसा बिहेव क्यों नहीं कर रहा, फिर इससे क्यों नहीं जल रहे? इसका आंसर ये है कि इसमें जो H प्रेजेंट है वो बॉन्डेड फॉर्म में रहता है और वो H+ की फॉर्म में नहीं आ रहा है। How many of understood? ठीक है, इसलिए हमने वाटर को कभी एसिड नहीं बोला। वी डोंट से वाटर इज एन एसिड, हालांकि ऑर्गेनिक में हम उसको जाके एसिड बोलते हैं, क्वालिफाई भी करते हैं, पर इन जनरल लेबल लगा के मार्केट में वाटर कभी एसिड की फॉर्म में नहीं बिकता है। बिस्लरी वाटर के ऊपर लिखा होता है बिस्लरी वाटर, बिस्लरी एसिड थोड़ी लिखा है, राइट? तो अब क्वेश्चन उठता है फिर हम एसिड की नॉलेज कैसे लेते हैं? तो याद रखिए उसके कुछ मेथड्स हैं, वो सब अभी हम वापस नहीं सीखेंगे, लेकिन मैं आपको ये जो सिखाना चाह रहा हूं इस क्वेश्चन का वो ये है कि आपको ये देखना है कि O के साथ कितने H इन सारे स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है, उतने H वो पर मॉलिक्यूल रिलीज कर सकता है। तो बताइए H3PO4 में कितने H रिलीज कर सकता है? 3। H3PO3 में? H3PO2 बोल रहा हूं, 1। H3PO2 का ये रहा ना, और H3PO3 में? अब देखिए एक बार ध्यान से, सब फॉर्मूलों में H3 प्रेजेंट है, H3PO4 जोड़ दे रहा हूं, H3PO3 देन H3PO2, ऑल हैव द सेम 3 नंबर ऑफ हाइड्रोजन्स। लेकिन अगर मैं उनसे H डोनेट कराने की बात कर रहा हूं तो सब में H डोनेशन की वैल्यूज डिफरेंट है। इससे निकलेंगे 3H+, इससे निकलेंगे 2H+, इससे निकलेंगे ओनली 1H+, और इसको आप केमिस्ट बोलते हैं उनकी बेसिसिटी। They call that this is the basicity of H3PO4. How many of understood? तो एक क्वेश्चन आया था जेई में, हालांकि उसका यहाँ नहीं है लिंक, ये तो बात करते करते मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, मैं बहुत फास्ट नहीं पढ़ा रहा हूँ, नॉर्मली पढ़ा रहा हूँ, बिल्कुल छोटी छोटी चीजें बता रहा हूँ, तो उससे केमिस्ट्री आप एंजॉय करना शुरू करोगे। पॉइंट इज दैट कि जेई में एक बार क्वेश्चन आया था पिछले 6-7 साल में, किसी साल मुझे एग्जैक्ट याद नहीं, कि इसके कितने सोडियम सॉल्ट सीरीज बन सकती है? 3। वेरी गुड। क्यों? सॉल्ट कब बनता है? जब न्यूट्रलाइजेशन होता है, और न्यूट्रलाइजेशन किसके बीच में होता है? एसिड और बेस के बीच में। तो अब इसमें न्यूट्रलाइजेबल H कौन कौन से H3PO4 में? ये न्यूट्रलाइजेबल है, समझ में आ रहा है? इसमें न्यूट्रलाइजेबल कौन है इस वाले स्ट्रक्चर में? एक तो ये है और एक ये है, ये नहीं है। एग्री? तो जो फास्फोरस से जुड़ा है वो तो आयनाइज नहीं होगा, लेकिन फास्फोरस के O से जो जुड़ा हुआ है वो आयनाइज होगा। ठीक है, अब यहां बताइए, कितने लोग क्लियर हो गया? अब आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं, बताओ। एक स्टूडेंट ये कह रहा है कि मैंने बनाया एक सॉल्ट
Na2HPO2, तो वो दुनिया का कितना ईमानदार या कितना बड़ा गप लगाने वाला आदमी? गप आप समझते हैं? गप नहीं लगाते आप लोग कभी? आप लोग, मुझे ऐसा लग रहा है कोई उल्टी, मतलब एज आपकी कम हो के आप इधर आए हो शायद। पहले आप 90 साल के थे, फिर 80 साल के हुए, फिर 70 साल के हुए, लाइफ का फुल एक्सपीरियंस लेके बड़ी परेशानी के साथ। बताइए सही है गलत है? हाँ गलत है। क्यों? क्यों गलत है? यस, ये 2Na सजेस्ट करता है कि इसमें 2 बार न्यूट्रलाइजेशन हुआ है। तो हम अगर H3PO2, एक काम करो, इसका सबसे सही तरीका बताता हूं। आप इस Na को रिप्लेस कर दो H से, तो इसका जो पेरेंट एसिड है वो दिख जाएगा, H3PO2। अब H3PO2 का स्ट्रक्चर को रिकॉल करके सोचो कि H3PO2 में क्या 2 बार न्यूट्रलाइजेशन की पॉसिबिलिटी थी? ये रहा, ये तो एक ही बार न्यूट्रलाइज हो सकता था। इसका मतलब यहां जो 2Na लिखा हुआ है ये रॉन्ग है, तो ये गलत स्ट्रक्चर लिखा है। ठीक है, अब मुझे बताइए, एक स्टूडेंट कहता है Na3PO4, इफ द सॉल्ट इज करेक्ट और इनकरेक्ट? Na3PO4 सही है, कैसे पता चला? It has 3 H to replace. It can be neutralized 3 times. Okay, Na3PO3. हाँ, Na3PO3 is wrong. फिर क्या सही है? Na2HPO3. That can be a correct salt. हाँ, अब क्यों नहीं होता ये? अब आपके मन में एक नया क्यूरियोसिटी आ गया है, तो मैं समझा देता हूं। एक्चुअल में H को प्लस बन के जाने के लिए क्या जरूरत है? जैसे मान लो मैं कहता हूं कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, इनके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, हम दोनों ने एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रखा है इस तरह से। ठीक है, थोड़ी देर बाद इन्होंने जोर से मेरे को एक पंच मारा और वो इलेक्ट्रॉन निकाला और निकाल के भाग गए। अब क्या हुआ? मेरे पास तो इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, आई एम विदाउट इलेक्ट्रॉन। Why this could be possible? Because he requires that electron desperately. ठीक है, अब मान लो मैं भी उसी नेचर का हूं जिस नेचर के ये हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन लेके नहीं भाग सकते, मैं पीछे जाके वापस पकड़ लूंगा, या शुरू से मैं अलर्ट रहूंगा कि ये तो कभी भी ऐसा कर सकता है, तो इलेक्ट्रॉन संभाल के रखो। गॉट इट? तो ये जो डिफरेंस आता है, अब उल्टा कर लो, आप अपने में मत लो कि मैंने ऐसा कर लिया, ऐसा सोच लो। ये जो डिफरेंस आता है ये कब आता है? ये डिफरेंस तब आता है जब H मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ बॉन्डेड हो। तो FON ये जो एलिमेंट है ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इनके साथ जब H बॉन्डेड होता है तो जब भी बॉन्ड ब्रेक होगा H के इलेक्ट्रॉन उससे छिन जाते हैं, सो H रह जाता है एज एन H+। तो वो जो H+ होता है वो फिर एसिडिक रीजन हो जाता है। तो अब क्या होगा? फास्फोरस देखो, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 2.1, हाइड्रोजन की भी होती है 2.1। इंसिडेंटली दोनों फिलहाल एक जैसे हैं, तो ये बॉन्ड जो है काफी नॉन पोलर है, परफेक्टली नॉन पोलर है। तो इसके इलेक्ट्रॉन ठीक बीच में होते हैं, इसको ब्रेक नहीं किया जा सकता। मतलब H को बिना इलेक्ट्रॉन के दिए हम ब्रेक यहां से ब्रेक नहीं कर सकते, इसको बोलते हैं हेट्रोलाइट करना। हम इसको हेट्रोलाइट नहीं कर सकते, हमें इसे होमोलाइट ही करना पड़ेगा, इसलिए पीएच बॉन्ड ब्रेक नहीं होता है। ठीक है, हम काफी दूर निकल गए उस डिस्कशन से जहां पे हम चल रहे थे, लेकिन मुझे लगा था ये जरूरी है तो कर लिया। तो एक क्वेश्चन मैं यहां लिखाना चाहता हूं, आप लिखिए जरा, नोटबुक में लिखिए, शीट में नहीं, नोटबुक में लिखिए। हाउ मेनी ऑफ फॉलोइंग सॉल्ट्स कैन एग्जिस्ट? ये आपके लिए मैं एडवांस का एक क्वेश्चन हो गया। हाउ मेनी ऑफ फॉलोइंग सॉल्ट्स कैन एग्जिस्ट? फर्स्ट, आप लिखते जाओ कॉमा लगा के, फर्स्ट छोड़ो, फर्स्ट मत लिखो। Na3PO4 कॉमा Na2HPO4 कॉमा, पहला मैंने बोला Na3PO4, दूसरा बोला Na2HPO4, तीसरा मैंने बोला है NaH2PO4,
चौथा मैंने बोला है Na3PO3, Na3PO3, फिर बोला है Na2HPO3, फिर एक और लिखिए Na3PO2, Na2HPO2, NaH2PO2। ठीक है, वो डिजिट वाला क्वेश्चन है, आपको करेक्ट गिन के डिजिट को भरना है। 4, आपके हिसाब से 4, 5, ओके। कितने लोग का आंसर 2 है, 3 है, 4 है, 5 है? सभी एक दूसरे को देख के 5 बोल रहे हैं या काउंट किया है? 6 है। अच्छा, जो नहीं है वो जरा एक एक गिनवा दो, कौन कौन से नहीं होने चाहिए? डज नॉट एग्जिस्ट कौन से होने चाहिए? आपको आ रहा है स्टूडेंट्स? आपका नाम बताओ बेटा। सिद्धार्थ। सिद्धार्थ, सॉल्व हो गया सारा? 4 लग रहा है। हाँ, तो मुझसे बात करो ना फिर। आप 4 लग रहा है बाहर, फिर आपको कौन 5 कराएगा? अब मैं से डिस्कस करो। जैसे ही क्वेश्चन देखो, अगर ऐसा रिलेशन रखो तो कोई फायदा नहीं है। फिर बेटर वेयर यू वर देयर यू शुड गो देयर एंड स्टडी। यहाँ आए और मेरे से बात ही नहीं करोगे तो फायदा क्या है? फिर मुझे बताओ कौन से में स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आ रही है? अब इस वाले में मुझे कैसे पता लगा ये वाला कौन सा है? नाम तो बोलो। Na2HPO4। हाँ, ये एग्जिस्ट करेगा नहीं करेगा ये डाउट है आपको ना? देखो मैं आपको बताता हूं क्या करना है। इसका पेरेंट तो बना सकते हो। पेरेंट क्या आया? पेरेंट क्या आया? Na2 और एक H, तो 2 Na और H मतलब 3, तीनों ही H होने चाहिए। तो मैंने पेरेंट बोला H3PO4, तो H3PO4 का स्ट्रक्चर मैंने ये बना दिया। ठीक है, ऑलराइट, यहां तक तो सही है। सबसे पहले मैं पेरेंट पे पहुंच गया। अब इसमें एक एक करके आप H को हटाते जाओ। तो पहला H हटेगा तो क्या बनेगा? इसका न्यूट्रलाइजेशन किया मैंने NaOH के साथ, तो ये तो हो गया, ये तो किल हो गए, Na यहां रह जाएगा, तो P डबल बॉन्ड O माइनस Na। फिर एक और NaOH मैंने लिया, उससे क्या होगा? ये दोनों न्यूट्रलाइज हो गए, Na यहां रह जाएगा, तो ये हो गया ONA। फिर मैंने एक बार और NaOH लिया, ये एक बार और न्यूट्रलाइज हो गया, ये फिर हो गया ONA। तो आप क्या देखते हैं? 3 बार यहाँ पे ONA आ रहे हैं। तो Na3PO4 इज ए करेक्ट स्ट्रक्चर। उसके पहले क्या रहा होना चाहिए? एक Na कम रखो, तो क्या होगा? Na2HPO3, वो भी करेक्ट है। एक और कम रखोगे तो क्या होगा? इट इज NaH2PO3, वो भी करेक्ट है। इस Na को ना रखें तो H3PO3, वो भी करेक्ट है। अपने PO4 PO3 जो चाहिए वो निकाल सकते हो। ऐसे आपको क्या करना है? पेरेंट एसिड बना के H काट के देखना है, लेकिन H कौन सा नहीं कटेगा? वेरी गुड, जो P के साथ कनेक्टेड है वो नहीं कटेगा। अभी क्लियर हो गया आंसर? गुड। वापिस हम आ जाइए शीट पे। हाँ, एक आपने पूछा था मुझसे H3PO4, वो तो हो गया। उसके बाद कौन सा? कार्बोनेट आयन बना लेते हैं, CO3 माइनस।
कार्बन कौन से ग्रुप का है? फोर्थ। ऑक्सीजन मैंने लिए, 3 ऑक्सीजन को रख लेता हूं, ये रहा। और 2 इलेक्ट्रॉन मुझे ऐड करने हैं, वो मैं याद रख लेता हूं। पहले एक बॉन्ड बना लिया सबके साथ, ठीक है। उसके बाद मैं एक का डबल बॉन्ड बनवा लेता हूं। अब 2 इलेक्ट्रॉन देने हैं, पर इस कार्बन का ऑक्टेट लॉक हो चुका है, 1 2 3 4 5 6 7 8। कार्बन को तो मैं दे ही नहीं सकता, O को दे देंगे। तो एक इलेक्ट्रॉन यहां दे दिया, एक यहां दे दिया। और कौन सा क्वेश्चन है? SO3 2-, ये कहा लिखा है? अच्छा, सल्फाइड आयन, ओके। सल्फर 3O एंड ऐड 2 इलेक्ट्रॉन। सल्फर मैंने लिया, इस पे 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट कर दी। ऑक्सीजन लिया, इसके भी 6 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट कर दी। दो इलेक्ट्रॉन ऐड करने में ध्यान रखता हूं। पहला काम तो मैं इसका एक डबल बॉन्ड बना लेता हूं, हालांकि मुझे एक एक बॉन्ड बनाने के बाद करना चाहिए, और मुझे जल्दी क्लिक हो रहा है तो मैंने ऐसे कर दिया। अब ये देखते हैं कि 2 इलेक्ट्रॉन जो ऐड करने हैं उनको कहां रखा जाए। तो मैं सोचता हूं क्यों नहीं इसका भी एक डबल बॉन्ड बना ले, पर फिर 2 इलेक्ट्रॉन के लिए जगह नहीं रहेगी। तो मैं एक इलेक्ट्रॉन इस पर ऐड कर देता हूं और एक इलेक्ट्रॉन इस पर ऐड कर देता हूं। तो इस तरह से SO3 2- होगा। किसने पूछा था ये? अब क्लियर हो गया आपको? आप कहां गलती कर रहे थे ये भी बताओ मेरे को। हाँ, नहीं उसके बाद फिर क्या हुआ? ये भी ठीक है, 2 डबल बॉन्ड तो बना दिए, तो ये इलेक्ट्रॉन तो उस केस में आपको रेट्रो आ जाना था, पहले वाली स्टेप को अनडन करके वापस करना चाहिए था। ऐसा हो सकता है, जैसे मैं भी वहां करके मेंटली करके वापस आ गया था कि नहीं 2 होंगे तो फिर 2 इलेक्ट्रॉन ऐड नहीं होंगे। दिस इज हियर, दिस इज हियर। ये कितने लोग हैं? राइट था, गुड। आपसे नहीं बना? आपसे नहीं बना? हाँ, कहाँ गलती हो बताओ ना मेरे को। नहीं नहीं नहीं, एक सेकंड, पहले तीनों पे डबल बॉन्ड कैसे करेंगे हम? फिर 2 नेगेटिव चार्ज का रखेंगे। समझ गया। हाँ, वो थर्मोडायनेमिकली, अब वो जो उनका क्वेश्चन था सबसे पहले वो आ गया कि थर्मोडायनेमिकली अब वो सिचुएशन करेक्ट नहीं होगी। एक सेकंड देखिए जरा, सभी लोग देखो इधर। आप लोगों को इंटरेस्ट तो आ रहा है पढ़ने में? इन्होंने जो आंसर दिया वो ये है, और वो काफी डिस्कस करने जैसा है, हमें डिस्कस करके देखना चाहिए कि क्यों नहीं हम ऐसा करें। What he has done, he has made first 3 single bonds and then after 3 double bonds. That's it. And then he forgot that what to do with the 2 electrons, so he has placed 2 electrons here. बस अब इसमें जो ट्रबल हो गई वो ट्रबल ये है कि हमने जो इलेक्ट्रॉन का एफिनिटी दिखाया है वो सल्फर से ज्यादा दिखाया है, जबकि ऑक्सीजन के अंदर एफिनिटी ज्यादा होनी चाहिए। तो फिर लोन पेयर को यहां छोड़ना ठीक नहीं है। तो ज्यादा अच्छा ये रहेगा कि हम इन पाई बॉन्ड्स को ना बना के इन इलेक्ट्रॉन्स को इन्हीं पे दे दें। तो ये दोनों पाई बॉन्ड नहीं बनेंगे, यानी डबल बॉन्ड नहीं बनेंगे, और इनको ये इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएंगे। तो फिर ये 2 इलेक्ट्रॉन यहां पे देंगे, दैट्स इट, यानी ये वाला स्ट्रक्चर बन जाएगा। ठीक है, और बताइए। NO2- इज दैट? कल NO3- मैंने बना के दिखाया था परसों, क्लास में किया है, उसको मैं दोबारा नहीं करूंगा। थोड़ा थोड़ा रूल तो होना चाहिए। और नहीं, ऐसा कोई रूल नहीं होता। हाँ, डबल बॉन्ड कितने ही बना सकता है, सेटिस्फाइड होना चाहिए। मतलब अब आप चाहो तो एक काम कर सकते हो, मतलब पूरी क्लास के लिए बोल रहा हूं, आपके अकेले के लिए नहीं, कि नेगेटिव चार्ज को कोशिश करें हम पेरिफेरल एटम पे सेटल करने की। तो आपके जितने कंफ्यूजन्स आ रहे हैं 90% तो 1 गो में ही साइड में हो जाएंगे।
अगर नेगेटिव चार्ज को पेरिफेरल एटम पे एडजस्ट कर सकते हो तो बेहतर है, ऐसा सोचते हुए स्ट्रक्चर बनाओगे तो जितने डाउट अभी आपके आए इनके 80% भी नहीं आएंगे, 80-90% नहीं आएंगे। नहीं समझ में नहीं बात? जैसे ये वाला क्वेश्चन था, अगर इसमें हम एक रूल जोड़ देते पहले से कि आप नेगेटिव चार्ज को पेरिफेरल पर रखिए, क्या लॉजिक क्या उसका लॉजिक ये है जो मैंने सोचा कि हमने सेंट्रल एटम कैसे चूज किया था, जो लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है। तो इसका मतलब हुआ कि सेंट्रल एटम के अलावा बाहर जितने हैं वो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन लेने की आदत किस में ज्यादा होगी, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव में। इसलिए हम पेरिफेरल को पहले सेटिस्फाई करें और सेंट्रल को बाद में करें। नहीं, ये रूल एक्सेप्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। और कौन सा क्वेश्चन जो आपसे नहीं हुआ है? यस बोलिए। ऑर्गेनिक ये तो पूरे हो गए, एसिड, एनायंस एंड ऑक्सीजन कंपाउंड। ओके, ऑर्गेनिक कंपाउंड में बताइए। एसीटेट आयन नहीं हुआ सर, एसीटेट आयन, लेकिन दे कहां रखा है? अच्छा, एसीटेट आयन ये क्यों नहीं होगा? अब आपने वापस करके देखो, होना चाहिए। अब करिए, अब होना चाहिए। क्यों? यस, नेगेटिव चार्ज को पेरिफेरल को देना है, ये सोच लोगे तो जल्दी सॉल्व हो जाएगा। अच्छा, एसिटिक एसिड के बारे में आप क्या जानते हैं ये बताइए पहले तो। विनेगर, सबसे पहला आंसर मुझे यही चाहिए था, विनेगर। हमारी डेली लाइफ में सिरका जिसको बोलते हैं विनेगर, वो एसिटिक एसिड होता है। कहाँ यूज करते हैं उसको? एज ए प्रिजर्वेटिव यूज करते हैं। घर पे आपने यूज किया कभी? आपने मतलब आपके फैमिली में आपके मदर ने यूज किया होगा। पिकलिंग करने में डालते, अचार बनाने में, और पनीर बनाने में उसको डाल देते हैं, और चाय में, चाइनीज फूड में। अच्छा राइट, हाँ चाइनीज फूड में मैक्सिमम एसिटिक एसिड डलता है, राइट। और कहाँ पे यूज किया होगा? हाँ, ऑनियन डिप करके रखते हैं उसमें, राइट। तो एसिटिक एसिड से आपकी पहचान तो है, कोई नया तो नहीं है। और इसका एक बहुत पहले जो यूज होता था, एसिटिक एसिड के मोर देन 1000 यूजेस हैं जो ह्यूमन सोसाइटी करती आ रही है। बहुत मतलब हजारों साल पहले से नोन है ह्यूमंस को। उसमें से इसका जो पहले यूज होता था बहुत ज्यादा, वो सरफेस क्लीन करने के लिए होता था, एज ए डिसइंफेक्टेंट। जैसे मान लो मुझे चाहिए कि अभी तो डिसइंफेक्टेंट बहुत सारे मार्केट में, जैसे डेटोल आ गया, पहले डेटोल की जगह पे आप विनेगर यूज करेंगे। समझ में आ गया? अच्छा, पहले के लोग शैम्पू की तरह भी विनेगर को यूज करते थे। अब हंस रहे हैं, पर रियलिटी बता रहा हूं। जो विनेगर एसिटिक एसिड होता है उसको एज ए शैम्पू, पहले तो शैम्पू मिलता नहीं होगा। आप सोचो आपसे 500 साल पहले कौन सी कंपनी थी जो शैम्पू बना के बेचती? गलत बोल रहा हूं? अकबर के टाइम पे कौन सी कंपनी थी? ये P&G थोड़ी रही होगी उस टाइम पे। आप लोगों को समझ में नहीं आ रही बात? या थोड़ा और पहले चले जाओ, ठीक है, 800 AD में या 700 AD में जब लोग घोड़ों पे ही घूम रहे थे, तो उस वक्त कोई शैम्पू की बोतल लेके घूमते होंगे कि आज हम यहाँ जा रहे हैं तो यहाँ नहाते वक्त शैम्पू लगाएंगे। सो व्हाट दे यूज्ड टू डू, वो लोग विनेगर यूज करते थे, एसिडिक एसिड यूज करते थे, ठीक है। इसका मेडिसिनल यूज भी बहुत सारा है। सो इट्स ए रियली इंपॉर्टेंट आयन फॉर अस। ये बहुत अच्छा डायूरेटिक भी है, मतलब अगर आप इसको पानी में डाल के पिएंगे तो वो बॉडी में एक्स्ट्रा वाटर प्रेजेंट है तो वो यूरिनेट हो जाएगा। किसी की बॉडी में पानी भरा हुआ, आप लोगों में तो नहीं होता है, जैसे जैसे एज बढ़ेगी वाटर रिटेंशन शुरू होता है बॉडी में, तो वो ट्रबल क्रिएट करता है। उसको कम करने के लिए भी पहले के जमाने में लोग, आजकल तो डायरेटिक टैबलेट्स आती है, लोग वो लेते हैं, अदरवाइज ये पहले लिया जाता था। ये डिसोसिएट होके ऐसे आयन देता है, एसिड देता है। क्वेश्चन आपका यहां था कि ये कैसे बनेगा, ठीक है। वंस वी नो अबाउट इट वी फील दैट यस वी कैन डू।
यहाँ 2 कार्बन है, इसको थोड़ा सा गेस करते हैं कि H बीच में रह के कुछ कर सकता है क्या। H तो मोनोवेलेंट है, इस फॉर्मूले में मोनोवेलेंट को तो साइड साइड में होना चाहिए था, बीच में कैसे आ रहा है। तो आई कैन एक्सपांड इट, दिस इज कार्बन, दीज आर द 3 हाइड्रोजन्स, दिस इज व्हाट आई गेस। देन नेक्स्ट कार्बन, इट शुड बी हियर। देन इसके सराउंडिंग में हम 2 O को ऐसे रख सकते हैं, कुछ इंट्यूशन से ही ये चीज हो रही है, कोई रूल नहीं है। ओके, अब क्योंकि ये है मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव तो सेंट्रल एटम होना चाहिए, ये हमने रख दिया। कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन हमने ऐसे रखे, इस कार्बन के भी 4 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए जो हमने ऐसे रखे, और हर हाइड्रोजन के पास 1 इलेक्ट्रॉन होना चाहिए, मैंने ऐसे रखा। ऑक्सीजन के पास 6 ऐसे रख दिए दोनों में, और ये हो गया। 2 इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा, एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा ऐड करना है, ऐड एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, राइट। सबसे पहले तो हम ये बॉन्ड बना लेते हैं, ये बना लेते हैं, ये बना लेते हैं, ये बना लेते हैं, ठीक है। फिर हमने एक बॉन्ड ये बनाया, फिर हमने एक ये बनाया। अब सवाल उठता है इसका क्या करें, क्यों नहीं इसके साथ ही डबल बॉन्ड बना दें। तो ये 1 गो में ही डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो गया। अब वो जो एक्स्ट्रा ऐड इलेक्ट्रॉन करना है उसको मैं इस पर ऐड कर देता हूं, ये एसिटाइड का स्ट्रक्चर हो गया। अच्छा, किससे भी बना था ये, वेरी गुड। और कौन सा क्वेश्चन है बोलिए। इथेनॉल, C2H5OH, who asked? Good. इथेनॉल, इथेनॉल के बारे में आप क्या जानते हैं। जैसे मैंने एसिटिक एसिड के बारे में बताया, इथेनॉल के बारे में आप क्या जानते हैं। एथिल अल्कोहल, एसिटिक एसिड जब से नॉन है उसके पहले से भी एथिल अल्कोहल नॉन है। नहीं, एंटीफ्रीज से तो बहुत ज्यादा यूज दूसरे लोग इसको अलग तरह से करते। इथेनॉल इज अल्कोहल। हार्ट पेशेंट को अल्कोहल देंगे तो वो तो और अल्कोहल नहीं नहीं नहीं, अल्कोहल, यू नो, अल्कोहल पीपल यूज दिस एज ए रिक्रेशनल ड्रिंक। अल्कोहल लोग पीते हैं, पर वो रिक्रेशन की बजाय धीरे धीरे एडिक्टिव हो जाते हैं। दैट बिकम्स एन एडिक्टिव ड्रिंक। तो सालों से, कई 100 सालों से ह्यूमन बीइंग अल्कोहल का कंजम्पशन करते आ रहे हैं। लिवर के लिए बहुत ज्यादा डैमेजिंग है, लिवर को खत्म कर देता है, ठीक है। लेकिन हमारे ब्रेन में ये कुछ मॉलिक्यूल प्रोड्यूस करता है, इसका एक थोड़ा सा स्पून अल्कोहल भी है, जैसे ही आपकी बॉडी में पहुंचता है ये खूब सारा सीरोटोनिन और डोपामिन रिलीज करता है। मैंने डोपामिन पहले बताया था आपको, अच्छा आपकी क्लास में नहीं बताया, कोई बात नहीं, अभी टाइम नहीं है हमारे पास, हमें जल्दी खत्म करना है इसको। डोपामिन एंड सेरोटोनिन मोटिवेट्स अस, दैट गिव्स ए किक, एकदम आप एनर्जेटिक हो जाते हो, ताकतवर हो जाते हो, ठीक है। वो अल्कोहल क्या हुआ, तो उसकी पूरी स्टोरी सुनोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। तो वो सेरोटोनिन और डोपामिन रिलीज करता है जिससे आपको बहुत एनर्जी लगती है, पर एक प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है कि वो मोमेंटरली होता है, और आधे घंटे के बाद वो सारी एनर्जी खत्म। फिर जिस लेवल पे आप थे, जिस लेवल पे आप थे उससे बिल्कुल नीचे पहुंच जाते हो। कितने लोग समझे इस बात। ये उसकी पूरी केमिस्ट्री है। वरना आपकी मम्मी क्या करती सुबह सुबह कि लो 1 स्पून अल्कोहल पी के जाओ, पूरी एनर्जी के साथ रहोगे, बट वी ऑल नो दैट दैट इज टेम्पररी इफेक्ट। अल्कोहल के बहुत सारे और यूज हैं, ऐसे स्पिरिट हम यूज करते हैं, वार्निश में, पेंट्स में इनको यूज किया जाता है, एज ए सॉल्वेंट इसका यूज किया जाता है। देयर आर मोर देन, एज ए फ्यूल यूज किया जाता है। परफेक्ट, हु टोल्ड दैट, वेरी गुड, वेरी कंस्ट्रक्टिव यूज। एज ए फ्यूल यूज किया जाता है। इनफैक्ट फ्यूचर में इथेनॉल का बहुत बड़ा यूज होने जा रहा है एज ए फ्यूल। तो इथेनॉल के बहुत वैरायटी ऑफ यूजेस हैं। एज ए केमिकल ये बहुत ज्यादा वाइडली यूज होता है, ठीक है। तो इथेनॉल कैसे ड्रॉ करेंगे, कोई भी गैस कर सकता है। टेक 2 कार्बन, दीज आर द 2 कार्बन, then hydrogen, they cannot be obviously the central atom, so they should stay in periphery. Then oxygen, I can put 1 oxygen and I'm making a linear arrangement of all them. कार्बन पे 4 लगाइए, 4 इलेक्ट्रॉन। ये क्वेश्चन किसने पूछा था, थोड़ा भी एफर्ट किया होता तो ये सॉल्व हो जाता।
क्योंकि इसमें कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है। ये इथेनॉल होगा। ठीक है, किसी के राइट था ये? वेरी गुड। अच्छा, जिनने पूछा था क्यों पूछा था, मुझे रीजन बताओ। हाँ, क्यों पूछा था? हाँ, रख सकते हैं, पर उससे फिर आपका ईथर बनेगा। आपने किया तो सही है, बट दैट विल बी एन आइसोमर ऑफ दिस। व्हाट दिस बॉय हैज डन इज अगेन अर्थमेटिकली करेक्ट। दिस इज ऑक्सीजन, दिस इज कार्बन, कार्बन कार्बन, एंड देखिए जो इन्होंने बनाया सबके लिए इंपॉर्टेंट है, सुनिए ध्यान से। ऐसा नहीं कि दिस इज ए फनी क्वेश्चन, रादर इट इज गोइंग टू प्रोड्यूस एन आइसोमर। मैंने हाइड्रोजन को सब जगह पेरीफेरी में रखा और ऐसे एक एक बॉन्ड करा दिया, तो ये स्ट्रक्चर भी परफेक्ट है, पर ये स्ट्रक्चर का नाम दूसरा है। इट इज कॉल्ड डाइमेथिल ईथर। दीज आर कॉल्ड ईथर्स। तो ये डाइमेथिल ईथर है, बाय नेम इट इज नॉट अल्कोहल। दैट्स हाउ ये आपका आंसर चेंज हो गया। मतलब अगर आप सेट लेके बनाओगे, प्लीज देखना ध्यान से, अगर मैं इसका सेट लेके बनाऊंगा तो क्या आएगा? 2 कार्बन 6 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन। ठीक है, इससे एक से ज्यादा लुईस डॉट स्ट्रक्चर बन सकते हैं। तो इससे जब एक से ज्यादा लुईस डॉट स्ट्रक्चर बनते हैं तो उनको हम बोलते हैं आइसोमर। सभी स्टूडेंट ध्यान से सुनना, मैं जो बोलने जा रहा हूं ये आपके लिए क्लैरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। सब लोग बैठ जाओ, सुनो ध्यान से। आइसोमर्स एक टर्म मैंने बोला है और इसके पहले एक टर्म बोला था रेजोनेंस स्ट्रक्चर। दोनों में डिफरेंस ये है कि रेजोनेंस स्ट्रक्चर के अंदर स्केलेटन सेम रहता है, मतलब उसका जो फ्रेमवर्क है, जिस तरह से वो बॉन्डेड है वो सेम रहता है, और सिर्फ इलेक्ट्रॉन मूव करके इधर उधर होते हैं। वेयरएज ये जो आइसोमर टर्म मैं यूज कर रहा हूं इसमें स्केलेटन ही डिफरेंट हो जाता है। तो सेम सेट ऑफ लुईस डॉट स्ट्रक्चर कंपोनेंट से अगर 2 डिफरेंट स्केलेटन प्रोड्यूस होते हैं तो नाम बोलेंगे आइसोमर, और सेम स्केलेटन वाले 2 डिफरेंट स्ट्रक्चर प्रोड्यूस होते हैं तो बोलेंगे रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स। आइसोमर किसी ने सुना है टर्म? ठीक है, आइसोमर क्या होता है? जिनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम है, हाँ, अरेंजमेंट डिफरेंट है, तो अरेंजमेंट डिफरेंट होते हुए आइसोमर हो गए। ठीक है, तो लुईस डॉट स्ट्रक्चर से मोर देन 1 स्ट्रक्चर पॉसिबल है, तो आपने बेसिकली आइसोमर डिस्कवर किया वहां पे, इथेनॉल का आइसोमर बना दिया आपने करना, और वो होगा सही क्योंकि दोनों लुईस डॉट स्ट्रक्चर की ओरिजिन एक ही है। ठीक है, गुड। और क्या क्वेश्चन है आपका? एसिटिक एसिटल्डिहाइड, ओके। ये एसिटल्डिहाइड का स्ट्रक्चर है, फॉर्मूला है, आपको याद रखना, आपसे ये बन जाएगा। 2 कार्बन है और इस पे 3 हाइड्रोजन्स रखिए आप, और यहां पे मैं एक ऑक्सीजन के साथ 6 इलेक्ट्रॉन्स रख रहा हूं और एक हाइड्रोजन भी अरेंज कर रहा हूं। ये रहा, हाइड्रोजन को हमेशा मैं पेरिफेरी में रखना पसंद करूंगा। सो आई हैव प्रोड्यूस्ड दीज बॉन्ड्स। यहां क्यों नहीं इसका डबल बॉन्ड बना लें? ये रहा, तो इसका भी काम हो गया, इसका भी हो गया, और ये एसिटल्डिहाइड। ठीक है, यानी अगर आप इसकी डिटेल लाइन स्ट्रक्चर बनाएंगे तो ये आपको ऐसा दिखेगा। ओके, विच अदर क्वेश्चन? ठीक है, डाई एटॉमिक मॉलिक्यूल एंड आयन, इसमें NO एंड CO। This is what we have to draw. First thing, nitrogen we know has 5 electrons. Oxygen has 6 electrons. So why don't we make this kind of octet? In this structure there would be a problem.
that nitrogen will never get 8 electrons completed. कितने लोगों को समझ में आ गया? आप कहोगे ऐसा क्यों? तो आंसर है इसके पास कोई सॉल्यूशन नहीं है, ये ऐसा ही रहता है। इसको हम बोलते हैं ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज। बोलिए। नहीं, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है ना। अब हाँ, CO पे मैं जाता हूं, पर पहले ये समझ में आ गया। तो NO में क्या खासियत है बताइए? ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं होता है, इसलिए NO रेडिकल काफी रिएक्टिव होता है, बहुत ज्यादा रिएक्शंस करता है। नाइट्रिक ऑक्साइड के बारे में आप कुछ जानते हैं पहले से? कितने लोग जानते हैं बताइए? टेल मी। नहीं, ग्लोबल वार्मिंग तो CO2 करता है। नहीं है, एसिड रेन में ये यूज नहीं होता है, ये नहीं। हाँ, ठीक है, मैं बोलता हूं, सुनिए ध्यान से। नाइट्रिक ऑक्साइड का जो सबसे बड़ा यूज है, आपको मालूम होना चाहिए, वो ये है, मतलब आपको पता रियल में होना चाहिए, वो ये है कि ये एज ए ब्लड वेसल्स रिलैक्सेंट की तरह यूज होता है। अभी आप सोचोगे अभी हमारा क्या मतलब, हमको क्यों सिखा रही है? नहीं, आपको पता होना चाहिए एज ए केमिस्ट्री स्टूडेंट, नाइट्रिक ऑक्साइड ब्लड वेसल्स को रिलैक्स करता है। तो जैसे जैसे हमारी एज होती है, हमारी ब्लड वेसल्स जो है वो हार्ड होती जाती है, ह्यूमन बीइंग की, एनिमल्स की भी हो जाती है, फिर उसमें से ब्लड का फ्लो डिफिकल्ट हो जाता है, एंड दैट कॉजेस लोड ऑन द हार्ट, एंड फाइनली दैट कॉजेस द हार्ट अटैक एंड ऑल दोस प्रॉब्लम्स। तो नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है? ब्लड वेसल्स को रिलैक्स रखता है। ये हमारी जो एपिथेलिकल सेल्स हैं उनमें प्रोड्यूस होता है। एपिथेलिकल सेल्स आप जानते हैं, जैसे ये हमारी नोज के अंदर जो सेल्स है वो एपिथेलिकल सेल्स, ब्लड वेसल्स के अंदर जो सेल्स है वो एपिथेलिकल है, वो इनको प्रोड्यूस करता है। आप ये नहीं सोचोगे कि मैं तो IIT की तैयारी कर रहा हूँ, ये बायोलॉजी क्यों बता रहे हैं, ऐसा नहीं है। आजकल जो JEE में पेपर में क्वेश्चन आ रहे हैं, 30% क्वेश्चन आपको ऐसे मिलेंगे जो कि मैथ से कोई दूर दूर से लिंक नहीं है उसका, मोस्टली वो बायो और कॉमन एप्लीकेशन ऑफ केमिस्ट्री पे बेस्ड है। ठीक है, तो आप प्लीज ये ध्यान दीजिए, जो मैं बता रहा हूँ काम का है, तो वो एपिथेलिकल सेल्स में प्रोड्यूस होता है, राइट। तो धीरे धीरे क्या होता है, वो सेल्स की एबिलिटी इनको प्रोड्यूस करने की कम हो जाती है। तो फिर डॉक्टर्स क्या करते हैं, टैबलेट देते हैं जो इसको प्रोड्यूस करता है, आर्टिफिशियली प्रोड्यूस करता है। तो क्या करता है, ब्लड वेसल्स को रिलैक्स कर देता है। ठीक है, आपने देखा होगा कोई मूवी वगैरह में, या अपने घर में भी किसी को देखा होगा कि उनको बोलते हैं कि अगर कभी आपको चेस्ट में पेन हो तो एक टैबलेट देते हैं जो जीवान के नीचे रखने की होती। नहीं सुना आपने कभी? कितने लोगों ने सुना है? अच्छा, सुना है तो रेज हैंड। क्या आप क्यों आर्टिफिशियल क्यों हो रहे हो? भी फॉर्मल, मतलब इतना ज्यादा रिलेशन रखिए नहीं, मैं सोचूंगा आप बताऊंगा। कितने लोगों ने सुना बताइए? कितने लोगों ने नहीं सुना है? मूवीज में भी नहीं देखा आपने कि अच्छा, तो आजकल मूवी बदल गई है, वो ऐसा दिखाती नहीं, पहले की मूवी में दिखा देते हैं। या घर पे पूछ के देखिएगा कभी कि कभी ट्रबल हो तो जीवान के नीचे एक छोटी सी टैबलेट रखनी है, जो उनको ट्रबल हो रही है वो थोड़ी देर के लिए कम हो जाएगी। सो दोस टैबलेट्स रिलीज नाइट्रिक ऑक्साइड। ठीक है, वाटरमेलन सुना आप लोग? सुना ही है बस, खाया अभी? कितने लोगों ने खाया? वेरी गुड। तो वाटरमेलन में जो आर्जिनाइन नाम का एक एमिनो एसिड है, वो एमिनो एसिड आर्जिनाइन, ठीक है, जो ये बॉडी बिल्डर्स होते हैं, जो वर्कआउट करते हैं, खूब दिन भर वजन उठाते रहते हैं जबरदस्ती का, और बॉडी बड़ी करते हैं, जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं वो लोग भी कुछ एक प्रोटीन पाउडर खाते हैं। लेकिन आपकी तो बॉडी बिल्डर नहीं है, आपको मालूम है। तो उस प्रोटीन पाउडर में भी मेनली आर्जिनाइन होता है, वो आर्जिनाइन नाइट्रिक ऑक्साइड प्रोड्यूस करता है। उससे क्या होता है, उनकी बॉडी की जो रिक्वायरमेंट है बहुत सारी जो एडिशनली क्रिएट हो गई, उसको वो ब्लड फ्लो से फुलफिल करते हैं। तो नाइट्रिक ऑक्साइड इज दैट मॉलिक्यूल। फंडा क्लियर हो गया? ठीक है, कोई भी आयुर्वेद की टर्मिनोलॉजी जानता है? आयुर्वेद में कहते हैं 3 चीजें ऐसी हैं जो बॉडी में होती है जो दिक्कत करती है। हाँ बोलिए, वात, पित्त और कफ। वेरी गुड, हु टोल्ड दिस? एक्सेलेंट।
क्या नाम है आपका? नाम बताओ मुझे। दीपक। दीपक हैज परफेक्ट नॉलेज ऑफ दिस। ठीक है, जो हमारे एंसेस्टर्स हैं उन्होंने बोला कि ये 3 प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में सारी बीमारियां होना सब। उसमें वात जिसको बोलते हैं, दैट इज बेसिकली दिस मॉलिक्यूल नाइट्रिक ऑक्साइड। वो उनको नहीं पता है। एज ए केमिस्ट्री पर्सन आई नो व्हाट दे आर टेलिंग, इट इज नाइट्रिक ऑक्साइड, NO। समझ में आ गया? तो अब से NO के लिए आपको डिफरेंट फीलिंग होनी चाहिए। इट इज नॉट एन ऑड इलेक्ट्रॉन स्पीशीज, इट कॉजेज टू मेनी थिंग्स। तो उसमें NO का स्ट्रक्चर ऐसे बनेगा, ये ध्यान देना है। इसका ऑक्टेट कंप्लीट रहेगा, इस वाले का, और इसका इनकम्प्लीट रहेगा, NO का। फंडा क्लियर हो गया? ठीक है। अब एक क्वेश्चन अगर आया हुआ है जेई में 2014 में, उन्होंने ये पूछा था कि NO और NO प्लस में ज्यादा स्टेबल कौन है? आपको कोई आइडिया है? 11th में कुछ तो पढ़ा होगा। हाँ बताइए, कौन ज्यादा स्टेबल है, NO या NO प्लस? कितने लोग NO के फेवर में, कितने लोग NO प्लस के फेवर में? वेरी गुड। और अच्छी बात है कि ज्यादातर लोग करेक्ट है, NO प्लस ज्यादा स्टेबल होता है। थोड़ी देर पहले मैंने आपको एक बात बोली थी कि कोशिश करिए कि चार्ज कम से कम दिखाया जाए। ये पूरी केमिस्ट्री में आपको सिखाते हैं रोज, दिन रात, सुबह शाम, कि इसके अंदर चार्ज कम से कम हो तो स्टेबल ज्यादा होगा। और जेई में पूछा इसीलिए, क्यों? क्योंकि उस पर चार्ज है और लोग उसको क्या बोलने लगते हैं कि वो कम स्टेबल और ये ज्यादा स्टेबल है। लेकिन एक दोनों में अंतर है, थोड़ा अंतर को गौर करिए, क्या अंतर है? और एक तो दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट है, परफेक्ट, क्योंकि मैंने ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स यहां दिखाए, यहां दिखाए, दोनों के ऑक्टेट कंप्लीट होने से इसकी स्टेबिलिटी ज्यादा है। दूसरा एक और रीजन है, उसमें नंबर ऑफ बॉन्ड्स एक नंबर से इंक्रीज हो गया है। इसमें 2 बॉन्ड्स हैं, उसमें 3 बॉन्ड्स हैं। तो कंप्लीट ऑक्टेट होना और बॉन्ड का नंबर बढ़ जाना, जब भी बॉन्ड बनता है क्या होती है, एनर्जी रिलीज होती है। तो सिस्टम क्या हो जाता है, स्टेबल हो जाता है, नीचे चला जाता है। बॉन्ड बनने में एनर्जी रिलीज होगी, किसी सिस्टम से एनर्जी निकालोगे नीचे चला जाएगा। समझ में आया? तो बताइए, NO डॉट और NO ट्रिपल बॉन्ड प्लस में ज्यादा स्टेबल NO ट्रिपल बॉन्ड प्लस हुआ, और रीजन आपके पास है। तो क्वेश्चन लिखिए और नहीं समझ में आया? MOT लेकिन मैंने पढ़ाया नहीं है आपको। MOT तो उल्टा बोलते हैं कि इसका बॉन्ड ऑर्डर है 2. इसका बॉन्ड ऑर्डर है 2.5, उसका है 3। MOT इन सबको नहीं आता ना, बाकी स्टूडेंट को। क्या बताया आप मुझे बताओ। पहली बात तो MOT के अंदर कोई शेयरिंग वेयरिंग नहीं होती। अब मुझे नहीं पता किसने बताया, क्यों बताया और किस रीजन से बताया। जो करेक्ट आंसर है, MOT बोलती है कि इसका बॉन्ड ऑर्डर 2.5 है, इसका बॉन्ड ऑर्डर 3 है। तो बॉन्ड ऑर्डर जिसका है वो ज्यादा स्टेबल होता है। तो MOT का एक्सप्लेनेशन मैं अभी दे नहीं सकता। क्यों नहीं दे सकता? क्यों नहीं दे सकता हूं बताओ? पढ़ाया ही नहीं है। तो जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर पढ़ा उससे मैं एक्सप्लेनेशन दे सकता हूं। तो जेई में भी यही चाहिए। अब जैसे मान लो मैं पेपर सेटर हूं, मैंने क्वेश्चन दे दिया, अब आपने सोचा MOT तो बहुत टफ चीज आ गई, लेकिन तो लुईस डॉट से ही हो रहा है सॉल्व, हमें MOT पे क्यों जाना पड़ेगा? ठीक है, और जब MOT पढ़ाऊंगा तब आपको बताऊंगा। MOT में शेयरिंग नहीं होती है, फॉरगेट द वर्ड, कि MOT से हम शेयरिंग नहीं करते हैं कभी भी। ठीक है, तो एक क्वेश्चन लिखिए यहां पर आप, विच ऑफ द टू NO डॉट और NO प्लस is more stable, and support your answer with arguments, and support your answer with arguments. Which of the two, NO dot or NO plus, is more stable?
and support your answer with arguments. तो अब आंसर में लिखिए NO plus is more stable. NO plus is more stable because of following reasons. Because of following reasons. Number 1. Both the atoms, nitrogen and oxygen, share 3 bonds, connected by 3 bonds in NO plus as compared to 2 bonds in NO radical. As compared to 2 bonds in NO radical. Second reason, in NO plus, octet of both of the two atoms is complete, whereas with NO radical, octet of nitrogen is incomplete. Whereas with NO radical, octet of nitrogen is incomplete. Nitrogen possesses only 7 electrons. It's an odd electron species. ठीक है, और आपका क्वेश्चन था CO, कार्बन मोनोऑक्साइड। देखिए यहां पे ऐसी सिचुएशन आएगी, मैंने C के 4 इलेक्ट्रॉन्स बनाए, O के 6 इलेक्ट्रॉन्स बनाए, फिर उन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड लगा दिया। इससे ऑक्सीजन तो सेटिस्फाई हो गया है, पर कार्बन पे सिर्फ 6 इलेक्ट्रॉन्स है। हाँ, वेरी गुड। तो यहां पे एक नया कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा, जो मैंने शायद कल भी आपको बताया था, कि इसके ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स जो है, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स, 3 इलेक्ट्रॉन्स, उनको वो यहां एम्प्लॉय कर देता है, तो रहेगा वो अभी भी उसी की पोजीशन में। तो ऑक्सीजन को कोई लॉस नहीं हुआ, लेकिन कार्बन को गेन हो गया, फायदा हो गया। इससे पूरे सिस्टम को भी फायदा हो गया। कितने लोगों को समझ में आया? तो ये जो स्ट्रक्चर बनता है, ये हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड से दिखा सकते हैं, वरना एक सिंपल लाइन लगा के ये लुईस डॉट स्ट्रक्चर हो गया। तो CO का जो लुईस डॉट स्ट्रक्चर है वो ऐसा होगा। तो ये लाइन लगाने की जरूरत नहीं है, ये इसका लुईस डॉट स्ट्रक्चर है? बनाए ना ये रहा। NO प्लस में मैंने प्लस लगाया, इलेक्ट्रॉन नहीं है, प्लस है वो। हाँ, अब सोचिए, इस पे यहां प्लस चार्ज है होल बॉडी पे, ये इलेक्ट्रॉन्स है। हाँ, ठीक है, नहीं समझ में आया? आप सबसे पहले बताओ क्या बनाओगे? O के कितने इलेक्ट्रॉन? 6। N के कितने होने चाहिए? 5। सपोज मैंने 5 ऐसे बना लिए, इनके बीच में डबल बॉन्ड बना लिया, उससे इसका काम तो हो गया। ठीक है, अब मुझे इलेक्ट्रॉन NO प्लस में एक इलेक्ट्रॉन हटाना पड़ेगा। तो एक इलेक्ट्रॉन में इसका नहीं हटाऊंगा, क्योंकि इसका तो 8 स्टेबल है, तो इसका एक इलेक्ट्रॉन हटा देता हूं, तो इस पे प्लस चार्ज आ गया। ठीक है, अब जो वहां किया था CO में, वो यहां किया जा सकता है। कैसे? इसके एक लोन पेयर को उठा के यहां डाल दो, तो ये भी पूरा 8 हो गया, तो ये भी पूरा 8 हो गया, और इसका प्लस चार्ज एज इट इज। हाउ मेनी अंडरस्टूड? रिपीट करूं?
ठीक है, एक स्टेटमेंट अब आपको ध्यान देना है, ये दोनों लोग जो हैं इनको हम बोलते हैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। अब आप गैस करिए कैसे कैसे आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। NO प्लस एंड नॉट दिस वन, कहां गया, मैं यहां लिख लेता हूं, ये NO प्लस एंड CO, दीज आर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज। कैसे गैस करेंगे प्लीज ध्यान दो। N का एटॉमिक नंबर क्या है 7, O का कितना है 8, टोटल कितना हो गया 15, उसमें से प्लस का मतलब क्या कल बताया था, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया 14। C का एटॉमिक नंबर कितना है 6, O का कितना है 8, सम कितना हो गया 14, बोथ दीज हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, सो दे आर कॉल्ड आइसो इलेक्ट्रॉनिक। अब जरा बताइए कि अगर मैं Cn माइनस बनाता हूं तो क्या वो आइसो इलेक्ट्रॉनिक होगा। कार्बन का मतलब 6, नाइट्रोजन का मतलब 7, नेगेटिव का मतलब प्लस, एक इलेक्ट्रॉन और ऐड करो, कितना हो गया 14। यस, इट इज ऑल्सो इन द सेम फैमिली, ये भी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। अब बताइए क्या N2 इसके साथ आ सकता है, क्यों, 2 नाइट्रोजन मीन 7 + 7, तो ये हो गया 14 इलेक्ट्रॉन, ये सब में 14 इलेक्ट्रॉन, तो ये सभी आइसो इलेक्ट्रॉनिक है। O का ऑक्टेट कंप्लीट है, पहले अगर ट्रिपल बॉन्ड बना है तो उसके पास एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो जाएगा, लेकिन वो प्रैक्टिकली नहीं हो सकता ना थर्मोडायनेमिकली, 9 इलेक्ट्रॉन वो कब उसके लाइफ में कभी भी पॉसिबल नहीं है ना। ओके, विच एल्स यू वांट टू डिस्कस, सारे हो गए। ओके, ये एक्सरसाइज 1 के क्वेश्चंस ये करने हैं आपको, तो इसको घर जाके करिएगा। कल मैंने आपको फॉर्मल चार्ज पूरा एक्सप्लेन कर दिया था कैसे आता है, तो बस अब हम इससे आगे जाएंगे, इसके आगे क्या कहां जाएंगे, फॉर्मल चार्ज और लुईस डॉट स्ट्रक्चर की नॉलेज होने पर हम जा सकते हैं कोवेलेंसी पे, पहले कि व्हाट इज कोवेलेंसी, ये भी एक चाहिए, ठीक है। अच्छा, उसके पहले आपको ऑक्सीडेशन नंबर, कितने लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर की नॉलेज है, कितने लोगों को नहीं है, अच्छा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। चलो मैं आपको पहले ऑक्सीडेशन नंबर बताता हूं क्या है, हालांकि मैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन नहीं पढ़ा रहा हूं यहाँ पे, वो डिफरेंट टॉपिक है, लेकिन थोड़ा सा बेसिक्स बता देता हूं जिससे मैं आगे इजीली करा पाऊं आपको। एक टर्म यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड रेडॉक्स। रेडॉक्स, बहुत सारी केमिस्ट्री में बहुत सारी तरह की रिएक्शंस होती, उसमें से एक को हम बोलते हैं एसिड बेस टाइप ऑफ रिएक्शन, दूसरे को हम बोलते हैं रेडॉक्स रिएक्शन, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन रिएक्शन, प्रेसिपिटेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शंस, इन सब की आपको नॉलेज होनी चाहिए, जो मैं धीरे धीरे करा दूंगा, आपको टेंशन नहीं करनी। लेकिन उसमें से एक टाइप ऑफ रिएक्शन है रेडॉक्स। रेडॉक्स क्या होता है, रेडॉक्स इज एक्चुअली जॉइंट वर्ड ऑफ टू processes, these are called reduction and oxidation. जब इनिशियली, अच्छा उसके पहले एक और बात सुनना आप, इसकी सबसे अच्छी डेफिनेशन आती है इलेक्ट्रॉन्स के थ्रू, लेकिन ये कम से कम 400-500 साल पहले से ह्यूमन बींग्स को नोन है कि रेडॉक्स होता है। ये टर्म बहुत पुरानी टर्म है, कई 100 साल पुरानी टर्म। तो शुरू में इसकी जो डेफिनेशन बनी थी वो ऑक्सीजन बेस पे थी, उसके बाद हाइड्रोजन बेस पे डेफिनेशन आ गई, फिर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बेस पे आ गई, इलेक्ट्रोपॉजिटिव के बेस पे आ गई, फिर लास्ट में ये इलेक्ट्रॉन की बेस पे आ गई। तो मैं सबसे पहले जो इंट्रोडक्शन आपको दूंगा वो इलेक्ट्रॉन वाला ही दूंगा, क्योंकि वो बेस्ट डेफिनेशन है, मोस्ट पावरफुल है, कभी फेल नहीं होती। रेडॉक्स का मतलब है रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। इनका मीनिंग क्या है, इनका मीनिंग ये है, इसका पूरा का जो प्रीमाइसिस है वो ये है कि जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो उस केमिकल रिएक्शन के अंदर, सपोज ये एक पार्टिकल है, एक दूसरा पार्टिकल है, इन केमिकल रिएक्शन का मतलब है कि इनके बीच में इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है। इलेक्ट्रॉन के ट्रांसफर को हम बोलते हैं केमिकल रिएक्शन। कल मैंने आपको कहा था बॉन्ड मेकिंग, बॉन्ड
making. The sequence of bond breaking then bond making is called chemical reaction. और मैंने उसके लिए एक रीजनिंग आपको दी थी. क्या रीजनिंग दी थी? कि चार्ज जैसे सर्किट में हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल फ्लो होता है, वैसे ही दो पार्टिकल के बीच में जब चार्ज का फ्लो होता है तो उससे या तो बॉन्ड बनता है या बॉन्ड टूटता है. जो स्पार्क होता है बेसिकली चार्ज का पार्टिकल्स के बीच में, वो क्या चीज है? वही बॉन्ड मेकिंग या बॉन्ड ब्रेकिंग है. ध्यान है आपको? ये कल बताया था आपको. ये मैंने आपको ये कहा था जैसे ये एक सर्किट है, यहाँ पे एक बैटरी लगा रखी है हमने, बैटरी से इलेक्ट्रॉन निकले, वो इलेक्ट्रॉन ऐसे होके यहाँ जा रहे हैं. तो एक फिजिकल केस है जो करंट का फ्लो होता है. फिर मैंने कहा था क्लाउड है और अर्थ है, क्लाउड से इलेक्ट्रिक चार्ज अर्थ पे आ रहा है, ये भी जो है चार्ज का फ्लो है. तो चार्ज का फ्लो जब दो सब एटॉमिक पार्टी, वो जो बहुत छोटे पार्टिकल्स हैं, माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स हैं जिनको हम एटम्स मॉलिक्यूल्स बोलते हैं, उनके बीच में अगर चार्ज का फ्लो होगा तो हम उसको कहेंगे कि ये एक तरह की बॉन्ड फॉर्मेशन है या बॉन्ड मेकिंग है. एक इंस्टेंस. दूसरा इंस्टेंस हो सकता है चार्ज फ्लो होने के बाद ये डिस्कनेक्ट हो जाए तो हम कहेंगे बॉन्ड ब्रेकिंग है. तो कुल मिला के केमिकल रिएक्शन पुराने बॉन्ड का टूटना, नए बॉन्ड का बनना है. और बॉन्ड क्या है? इलेक्ट्रॉन्स हैं. और इस प्रोसेस में क्या हुआ? इलेक्ट्रॉन एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट हो गए, तो हम कहेंगे कि इलेक्ट्रॉन का फ्लो हो गया. तो फंडामेंटली रिएक्शन क्या है? इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होना. कितने लोग समझे? इलेक्ट्रॉन का शिफ्ट होना ही एक केमिकल रिएक्शन है. इलेक्ट्रॉन अपनी जगह बदल देता है जिन पार्टिकल के बीच में, वहां से नया पार्टिकल के बीच में आ जाता है, तो हम कहेंगे ये केमिकल रिएक्शन हो गई. Raise the hand if you understood this. Good. अब क्वेश्चन आता है कि मैं यहाँ क्या दिखा रहा हूं? इलेक्ट्रॉन का फ्लो दिखा रहा हूं. ठीक है. तो केमिस्ट ने क्या किया कि एक डेफिनेशन बनाई कि इलेक्ट्रॉन जिस भी जगह जा रहा है वो जगह रिड्यूस हो गई और जहां से निकला वो जगह ऑक्सीडाइज हो गई. इन्होंने बोला ये साइट, दिस साइट इज अ केस ऑफ ऑक्सीडेशन, दिस साइट इज अ केस ऑफ रिडक्शन. दैट्स इट. अगर मैं ऐसे बोलूं कि इस पूरे वर्ल्ड को मैं ऑब्जर्व करूं कि इस पूरे वर्ल्ड को ड्राइव कर रहा है इलेक्ट्रॉन की जगह पे मनी, तो हर जगह पर ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं. आप यहां से बाहर निकले, ऑटो वालों को आपने पैसा दिया, जो पर्सन ऑटो ड्राइव कर रहा है आपने उनको पैसा दिया. अब मेस में गए, आपने वहां पे पैसा दिया. आपने फोन किया, आपने वहां पैसा दिया. पेरेंट ने आपको पैसा दिया, पेरेंट को किसी ने पैसा दिया. दुनिया में क्या हो रहा है? क्या हो रहा है? हर जगह ये मनी ही इधर उधर भाग रहा है. एक की जेब से निकल के दूसरे की जेब में चला जाता है. समझ में नहीं आ रही बात? आपका गोल चाहिए सेलेक्ट होना है नहीं है? तो बिल्कुल फाइन डिटेल से पकड़ना सीखो कि चीजें वहां से शुरू होती. फिर मेरी जरूरत ही नहीं है ना. आपका दिमाग चलेगा, आपके मार्क्स आएंगे, मैं कहाँ हूं बीच में? मेरा काम तो उस बहुत बारीक चीज को पहले देना है. सुनो, तो ये जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ, ये मैंने क्या बोला? ये है केमिकल रिएक्शन का सिंबल, कि ये केमिकल रिएक्शन हो रही है. इसका मतलब ये जिसने रिसीव किया वो तो हो गया रिड्यूस, उसका हो गया रिडक्शन, और जिसने लॉस किया वो हो गया ऑक्सीडाइज, उसका हुआ ऑक्सीडेशन. तो मैंने बताया कि मनी का ट्रांजैक्शन होता है वर्ल्ड में. मान लीजिए मैंने 100 रुपीज निकाल के इनको दिए. बट आपका नाम बोलो. समर्थ. मैंने यहां से 100 रुपीज निकाल के समर्थ को दे दिए. अब बताइए मेरा क्या हुआ? ऑक्सीडेशन. इनका क्या हुआ? रिडक्शन. इसके वर्ड का ओरिजिन थोड़ी देर बाद समझ में आएगा जब बताऊंगा. जब मान लीजिए समर्थ ने 50 रुपीज, आपका नाम बताओ बेटा, पूजन को दे दिए. तो अब बताइए कि पूजन का क्या हुआ? समर्थ का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन. और ये मनी जो यहां से वहां और वहां से वहां जा रहा है, ये क्या हो रहा है? केमिकल रिएक्शन. ट्रांजैक्शंस हो रहे हैं. इनको मैं केमिस्ट्री में बोलूंगा केमिकल रिएक्शन हो रही है. अब मुझे सेल पे बताइए कि कौन सा टर्मिनल ऑक्सीडाइज हुआ, कौन सा टर्मिनल रिड्यूस हुआ? दिस इज ऑक्सीडेशन. पॉजिटिव टर्मिनल इज इट इज रिड्यूस्ड. इसका रिडक्शन हुआ. यहां बताइए जो क्लाउड के साथ इलेक्ट्रॉन का पूरा स्ट्रीम अर्थ पे आ गया, तो अर्थ क्या हो रहा है? रिड्यूस हो रहा है. और क्लाउड्स ऑक्सीडाइज हो रहे हैं. ठीक है. अक्सर ये कार जब चलाते हैं और बहुत देर चलाने के बाद जब उतरते हैं उसके डोर को खोलते शॉक लगता है.
वो फ्रिक्शन से उस पर इतना चार्ज आ जाता है कि वो हमें, अगर हमारी जो शूज है उनमें थोड़ा भी कंडक्शन होगा तो हमें शॉक लगेगा। अब बताइए कार क्या कर रही है? रिड्यूस हो रही है, ऑक्सीडाइज हो रही है। कार का क्या हो रहा है और मेरा क्या हुआ? रिडक्शन। ठीक है। अब क्वेश्चन आता है कि ऑक्सी ओ एक्स डी ये कहां से आ गया, ये सब क्या है? तो उसका मैं रीजन बता रहा हूं, सुनना ध्यान से। सबसे पहले जब ये आइडेंटिफाई हुआ ऑक्सीडेशन रिडक्शन कैसे हुआ, आप सोच के देखिए कि आपके पास, मैं सिंपल एग्जांपल लेता हूं, इतना इजी भी नहीं है। आपके पास मान लीजिए लोहे का कोई ऑब्जेक्ट है, 200-300 साल 400 साल पहले सोचो कि एक आयरन का ऑब्जेक्ट बना हुआ है। वो आयरन का ऑब्जेक्ट बाहर रखा हुआ है। महीने 1.5 महीने बाद मैं वापस आया, दूर देश गया था, वहां से वापस आया हूं। मैंने आके देखा कि आयरन का ऑब्जेक्ट तो जो है लाल पीला हो रहा है। छोड़ा जब गया तब तो बिल्कुल अच्छा था, तो मैं कहूंगा इसमें रस्टिंग हो गई, इसमें जंग लग गई। ठीक है। तो उस टाइम उन्होंने ऑब्जर्व किया, जो ज्यादा इंटेलिजेंट लोग थे, उन्होंने कि ये आयरन के साथ नहीं, ये और मेटल के साथ भी होता है कि मेटल्स जो हैं उनको जब भी हम खुला छोड़ देते हैं तो कंपाउंड में बदल जाते हैं, धीरे धीरे वो बेकार हो जाते हैं। तो उन्होंने कहा इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है ऑक्सीजन। ठीक है। अब सोचिए कैसे। ऑक्सीजन क्या करता है? फ्लोरीन के बाद, अगर फ्लोरीन उस पूरे पीरियोडिक टेबल का किंग है तो ऑक्सीजन, क्वीन मत बोलो उसको, ऑक्सीजन उसका, हाँ, मिनिस्टर है, हाँ, सेनापति बोल दो, उसका कमांडर है, ऐसे बोलो। किंग तो आराम करता है, कमांडर ये सारे काम करता है। तो फ्लोरीन किंग है और ऑक्सीजन क्या है? कमांडर है। उसका काम क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव, मोस्ट सेकंड मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव। जहां देखो वहां इलेक्ट्रॉन लाओ, इलेक्ट्रॉन लाओ, इलेक्ट्रॉन छीनने का काम करता रहता हर जगह पे। कमांडर यही करते थे पहले। ना हिस्ट्री पता है ना केमिस्ट्री पता है। 500 साल पहले जो कमांडर थे वो क्या करते थे? वो लगान वसूलने का काम ही तो करते थे कि खेती की लाओ, आधा हिस्सा हमारा है, क्या यहाँ रहना है तो आधा हिस्सा हमारा है। दिस वाज द रूल। तो आप सोचिए ऑक्सीजन कमांडर है, वो क्या करेगा? मेटल के पास गया, मेटल से कहा लाओ इलेक्ट्रॉन मुझे दो, तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हुआ किससे? यस, मेटल से ऑक्सीजन। इसलिए हम कहेंगे कि ये ऑक्सीडेशन है। उसका ओरिजिन समझ में आ गया? सो ऑक्सीडेशन मीन्स ज्वाइनिंग विथ ऑक्सीजन। ये पुराने लोगों की डेफिनेशन। हमारी डेफिनेशन क्या है? व्हेन इट ज्वाइंस विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन इज द इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इट विल पुल आउट द इलेक्ट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो गया। फुल लॉजिकल है वो। कितने लोग एग्री कर रहे हैं? परफेक्ट, गुड। अब एक और पॉइंट ध्यान देना, दुनिया में कभी भी ऑक्सीडेशन अकेला नहीं हो सकता है या रिडक्शन अकेला नहीं हो सकता है। कोई रीजन बता सकता है क्यों? वेरी गुड। अगर किसी को इलेक्ट्रॉन मिले हैं तो ऑब्वियसली दूसरे के साथ गए हैं। इलेक्ट्रॉन कहीं फ्री तो पड़े नहीं है। इलेक्ट्रॉन किसी बॉडी के साथ एसोसिएटेड होते हैं, फ्री इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं करते। तो अगर किसी को मिले हैं इलेक्ट्रॉन तो मतलब किसी दूसरी बॉडी को लॉस हुए हैं। तो जो दूसरी बॉडी जिसको लॉस हुआ है उसको हम कहेंगे वो तो हो गया ऑक्सीडाइज, और जिसको मिला है वो हो गया रिड्यूस। ठीक है। तो बताइए अगर मेरी बॉडी पे ऑक्सीजन अटैच हो जाए तो मेरी बॉडी में क्या होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा? मेरी बॉडी पे ऑक्सीजन अटैच हो गया तो मुझे क्या होगा? लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। वेरी गुड, परफेक्टली समझ में आ गया। अब मान लीजिए मुझे लॉस हो गया तो मैं क्या करूंगा? मैं इनका भी लॉस करूंगा, उनका भी लॉस करूंगा, चारों तरफ लॉस ही लॉस करने की कोशिश करूंगा। गलत बोल रहा हूं? तो आप देखिए कंपाउंड आपके पास है MnO4, KMnO4। आप जानते हैं ये बहुत स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। इसके सामने जो आ गया उससे लूटपाट कर लेता है, इलेक्ट्रॉन छीन लेता है। क्यों छीनता होगा सोचो जरा। मैंगनीज बॉन्डेड टू so many oxygen atoms। अब बताओ क्या हो रहा है? मैंगनीज के साथ क्या हो रहा है? ये ऑक्सीजन मुझे ऐसा लग रहा है आपकी बैटरी खत्म हो गई, पढ़ाने में मजा नहीं आ रहा। ये ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन खींच रहे हैं, तो मैंगनीज का क्या हो रहा है? हाईली ऑक्सीडाइज हो गया वो।
अब ये किसी भी कांटेक्ट में आएगा तो उसके इलेक्ट्रॉन को ये छीन लेगा। तो एक बहुत पॉपुलर रिएक्शन है कि ये आपकी प्रैक्टिकल्स में भी है कि KMnO4 को अगर मैं FeSO4 के साथ मिला दूं, FeSO4 लाइट ग्रीन कलर का होता है, ठीक है, तो ये बन जाता है ब्राउन कलर के Fe2SO4 होल थ्राइस में। या मैं SO4 वगैरह हटा दूं तो ज्यादा सिंपली आपको समझ में आएगा कि ये है Fe2 प्लस लाइट ग्रीन कलर का, यह है Fe3 प्लस ब्राउन कलर का। KMnO4 मिलाने से Fe के साथ ये चेंज हो जाता है। कोई गैस कर सकता है क्यों? आपको कैसे पता चला कि KMnO4 इलेक्ट्रॉन लेगा? नहीं, वो आपको कैसे पता चला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है? मैंने बताया ये नहीं है आंसर उसका। मैंगनीज के साथ 4 ऑक्सीजन एटम लगे हुए, तो वो मैंगनीज को क्या करेगा? हाईली डेफिशिएंट कर देगा, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट कर देगा। मैंगनीज खुद बहुत ऑक्सीडाइज हो गया। अब वो जिसके कांटेक्ट में आएगा वो उन सबको लेके घूम रहा हो, तो जिसके भी कांटेक्ट में है उससे इलेक्ट्रॉन छीनने की कोशिश करे, तो फेरस आयन को वो ऑक्सीडाइज कर देता है फेरिक में। बैठो, क्या आप में से मुझे बता सकता है कि KiO3 और Ki में ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन होना चाहिए? व्हाट इज द रीजन? ये आयोडीन पे बहुत सारे O लगे हुए हैं। मान लीजिए ये इसका स्ट्रक्चर ऐसे ही बता रहा हूं, तो ये O और ये O और ये O, ये सब क्या करते हैं? आयोडीन को डेफिशिएंट करते हैं। परफेक्टली क्लियर? ओके, क्या आप मुझे बता सकते हैं K2Cr2O7 को भी बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलते हैं? क्या रीजन है? क्या रीजन है? क्रोमियम जो है वो बहुत सारे ऑक्सीजन से कनेक्टेड है, इसलिए खुद बहुत ऑक्सीडाइज हो चुका है, इसलिए वो जिसके भी कांटेक्ट में आएगा या उसका कंपाउंड जिसके भी कांटेक्ट में आएगा वहां से इलेक्ट्रॉन विड्रॉ कर लेगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहचानना क्लियर हो रहा होगा आपको। इन दोनों में आपको कैसे, अगर कहा जाए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट आइडेंटिफाई करो, तो आप रट के करोगे या लॉजिक है आपके पास? दिस वन। ओके, मैंने आपको अभी जो लिस्ट दी है, अभी जो कंपाउंड इंट्रोड्यूस किए हैं, उसमें एक तो है KMnO4, एक है K2Cr2O7, एक मैंने बताया KiO3। अब बताइए अगर फ्लोरीन साक्षात सामने आ जाए तो ये क्या होगा? है? उसका सेनापति इतना तहलका कर रहा है, तो राजा खुद ही सामने आ जाए तो क्या करेगा? इट इज वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, F2. F2 is not one of the, is the strongest oxidizing. क्या समझ में नहीं आई बात? कैसे रट रहे हो या क्लियर हो रहा है? कुछ हो रहा है। आपको पता है फ्लोरीन को डिस्कवर किसने किया था? चलो, फ्लोरीन पे सबसे ज्यादा वर्क जो है आइसोलेट किया था वो था, एग्री कि आप फास्ट हैं, मान लिया, ठीक है, फिर भी अभी मुकाबला नहीं कर सकते। फ्लोरीन को किया था सबसे पहले मॉयसन ने। मॉयसन एक केमिस्ट था, उसने किया था, उसको नोबेल प्राइज भी मिला था, पर नोबेल प्राइज मिलने के 2 महीने बाद उनकी डेथ हो गई। क्यों? नोबेल प्राइज मिलने से नहीं हुई थी, फ्लोरीन का जो एक्सपोजर हुआ वो इतना टॉक्सिक था। फ्लोरीन इतना टॉक्सिक होता है रादर कि अगर आप उसके कांटेक्ट में आ जाए तो डेथ श्योर है, यू कैन नॉट स्टॉप दैट। समझ में आ गया? तो इसका ऑक्सीडाइजिंग नेचर आप अंदाज लगा सकते हैं कितना पावरफुल है ये। ठीक है, एक और आपसे पूछता हूं, बताइए ClO3-, इसको मुझे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट बोलना चाहिए नहीं चाहिए? क्यों? तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट पहचानना आपके लिए बहुत आसान काम है, इट्स नॉट ए टफ थिंग। ये लोग क्या करते? सामने वालों से इलेक्ट्रॉन खींचने का काम करते हैं। एक मैंने बेसिक इंट्रोडक्शन दिया, इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है। कल मैं इस पे